बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीछे आवाज आ रही है दोस्तों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर बार के बार वोकेशनल कोर्स की पहली मीटिंग के अंदर, पहले लेक्चर के अंदर तमाम दोस्तों को खुश आमदेद। मेरे भाई जीशान ने, प्यारा दोस्त है, उसने ये कहा कि ये सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसके अंदर? ये नसीहत प्रोग्राम है, निरी वगैरह है। आप सारों को पता है कि ईमानदार होना चाहिए। मेरे कहने पे तो नहीं, आपने ईमानदार हो जाओ ना, तो इसके अंदर प्रोफेशनल एथिक्स वगैरह की क्या जरूरत है? हम आपको कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए लाखों रुपए मिल रहे हैं बीच में लोगों को के हकूक बेचने के लिए, लोगों की प्रॉपर्टीज पे कब्जा करने के लिए, तो क्या जरूरत है ये प्रोफेशनल एथिक्स करने की? क्यों डाले जाए? ईमानदार होने का क्या वैसे जिंदगी में ईमानदार होने का क्या फायदा? कोई बता सकता है दोस्त? बीमारियां नहीं लगती? कौन सी बीमारियां नहीं लगती? मैंने तो बड़े बड़े एक्चुअली बहुत बड़े बड़े चोरों को बड़े जबरदस्ती जिंदगी जीते हुए देखा है। शराबे वो पीते हैं, पार्टी वो करते हैं, मुल्क से बाहर वो जाते हैं, हमें घर जाके झाड़ें पड़ती रहती हैं और ना कमाई होती है। वो कहते हैं कि जी अन्नी डिग्रियां करने के बाद भी देखो फलां बंदा इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा है, आपको तो वो इसमें उनको कौन सी बीमारी लगी हुई? फरारी में फिरते हैं। क्यों? ईमानदार होने का क्या फायदा यार जिंदगी में? हाँ, क्या वो आखिरत तक कि किन्नू पता है कि की होना वगैरह, किस चीज के अंदर वगैरह? हाँ, मेंटल सेटिस्फैक्शन आपके ख्याल में जो करोड़ों रुपए के बीच में बेच के कर रहा है उसको नहीं मिल रही? जो पार्टी कर रहा है, जो कोकेन इस्तेमाल कर रहा है, शराब पी रहा है और वो गेम उसकी भी मुकम्मल तौर पे ऑन है, उसको वो अनसेट, तुम उसको जाके कहोगे यार तुम कितने अनसेटिस्फाइड हो, कहेगा नहीं मैं तो बड़ा खुश है जी, आप भी आए दो। हाँ, अंदर से उसको नहीं पता होता। मैं आपको कह रहा हूँ, हमारे पास आते हैं वो मुकदमे करवाने के लिए कि हमें आप बचाएं वगैरह, वो अंदर से बहुत सेटिस्फाइड होते हैं। वो कहते हैं अहमद कीम साहब आप भी आइए पार्टी के लिए वगैरह, थोड़ा तो 2 टुनकी आप भी लगा ले हमारे साथ। तो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? वो सेल्फ रिस्पेक्ट की होती है, पैसा होता है यार। क्रेडिबिलिटी क्या होती है? वो आपके ख्याल में वो जो सारे के सारे ये बड़े बड़े करोड़पति होते हैं, उनको क्रेडिबिलिटी की जरूरत है? उनकी पता होता है 2 नंबर काम इनसे करवाया जा सकता है और इनसे नहीं करवाया जा सकता। तो नहीं, क्रेडिबिलिटी क्या मतलब? आप अपने बच्चों को बड़े अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़वाना चाहेंगे, उनको बाहर नहीं भेजना चाहेंगे, खुद पार्टी के अंदर स्विट्जरलैंड नहीं जाना चाहेंगे, आप नहीं चाहेंगे कि दुनिया में आप देखें कि आप यहाँ पे बीच में ईमानदारी ईमानदारी, क्योंकि अहमद की उन्होंने कहा था, तो यहाँ पे बीच में मेरे कहने पे तो नहीं आपने ईमानदारी करनी ना? क्यों करें? ईमानदारी का क्या फायदा? प्लीज आपके अंदर से ये सब, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ, जवाब आपके अंदर में से ये आना चाहिए। हमने क्यों पूरे प्रोफेशनल एथिक्स लिख दिए हैं कि इंज करना है, ये करना है, वो करना है, ये नहीं करोगे तो यूं हो जाएगा, वो करोगे तो यूं हो जाएगा? व्हाई? व्हाट्स द पॉइंट? चलें सर, अब फीता काटने का टाइम आ गया सर बीच में। अभी रीजॉइन, विल टेक अ ब्रेक फॉर 2 मिनट्स और उसके बाद आके यहाँ से बीच में टू बी कंटिन्यू। आइए प्लीज। जी सर, हम ओके, नाउ वी बैक लाइव अगेन इंटरमिशन के बाद। और जनाब के सामने, जो सारे दोस्तों के सामने मामला तो था ही, जो अभी ऑलरेडी चला है। इश्यू यार देखो, तुम दोस्तों के सामने ये है कि आपकी एजुटेशन होगी, आपके सामने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी आ गया, आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं? और जज जिसने डिसाइड करना है उसके साथ अगर आप आटा लगा के लड़ाई करेंगे तो वो क्या आपको सुन तो लेगा? मगर आप अपने आप को माजरत के साथ भी एक्सपोज कर रहे हैं। गुफ्तगू का आपके वो रिप्रेजेंटेटिव्स अगर आपके सामने मौजूद हैं, तो जो उनकी गुफ्तगू वगैरह थी, गुफ्तगू का अंदाज था, तो अगले साल आपसे ही वोट मांगेंगे तो देंगे कि नहीं? बात तो ये है, आप बाहर जाके जो रेलेवेंट जगह है उस पर आप एप्लीकेशन वगैरह दे दें, मगर अगर आप इस अंदाज के अंदर करेंगे कि उनका जाती फंक्शन हो रहा था तो जरूर कर दें। वहां पे भी नहीं करना चाहिए, प्रॉपर फोरम के ऊपर जाना चाहिए, आप प्रोटेस्ट करें बाहर। मगर अगर यहाँ पे इस तरीके से इस फंक्शन के दौरान जो कि आप लड़कों का है, उसके सामने फिर सामने यही आ जाता है किस नौयत की वकालत है, और आपके ख्याल में उनको रिलीफ मिल जाएगा? आज के बाद
जो सारे के सारे काश मिल जाए, अगर उनका केस मेरिट्स के ऊपर है, एक जज की ये भी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो मेरिट्स पर ही डिसाइड करे, चाहे उसको गालियां पड़ी हो, चाहे दूसरी दोनों पार्टियां अप्रोच कर रही हो, चाहे उसके ऊपर प्रेशर बेशुमार हो, करना ये होता है। वापस हम ये पूछ रहे थे कि ईमानदारी क्यों करनी चाहिए और क्या उसका बीच में फायदा है, क्या करने के लिए इस तरह की चीजें क्यों नहीं करनी चाहिए। एक तो आपने दोस्तों ने कहा कि रेपुटेशन डैमेज होती है, दूसरी उससे क्या फर्क पड़ता है। आपने ठेका उठाया हुआ कि आप मुआशरे में बिगाड़ वगैरह ना है, अगर आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको ओहदा मिल रहा है, ये करने के बाद आप छीन रहे हैं, सो वाई। बिल्कुल एक बिल्कुल सही नुक्ता है यार। देखो इशू ये है और मामला आपके सामने ये है, कोई वकील को क्यों गोली मारता है, कोई वकील का लाइसेंस कैंसिल करने के लिए क्यों आता है। आपको समझने की ये तमाम दोस्तों को जरूरत है कि आप अपने आप को एक ऐसे मामले में डाल रहे हो जहां लावा पहले खोल रहा है दोनों पार्टियों का। एक ने भाई ने दूसरे भाई को प्रॉपर्टी के ऊपर कत्ल वारत तक बीच में मामला जा चुके हुए हैं, फौजदारी के अंदर कोई कत्ल हो गया है, आप उसकी तरफ से हो रहे हो। अगर आप रूल्स को और जो हमने टाइम ट्राइड ये जो नुक्ते वगैरह हैं, अगर आप उनको देख के अगर आप उनको प्रॉपरली फॉलो नहीं करोगे तो ऐन मुमकिन है कि आपको वो आगे गोली मार देगा, वही तू तो उनके साथ मिला हुआ है। प्रोफेशनल एथिक्स, अगर आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें कि इसी में आपकी बचत है, उसमें आप प्रोफेशनल एथिक्स कोई बता सकता है कहां पे लिखे हुए हैं, कौन से लॉग एक्ट का किसने पास किया भाई। तो था ना 10 नंबर थे, 4 सफों के पूरे 10 में से 10 नंबर आने चाहिए थे। अगर किसी ने नहीं किया हुआ लॉग एक्ट तो ये वाले खासतौर पर टॉपिक पढ़ लोगे, ज्यादा से ज्यादा 5 सफे हैं और 100 में से 10 नंबर इसके ही हैं। सो इफ यू लुक एट प्रोफेशनल एथिक्स, ये निरा ये नहीं है कि इसका कोई फायदा वगैरह नहीं है, इसका बहुत फायदा है। और ये गुफ्तगू और आपके करियर के अंदर भी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें गोली लगने से एक्चुअली बचत का ज्यादा चांसेस हैं। इसमें अपने खिलाफ गले पड़ने से ये है, इसमें लिखा हुआ है कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर, यार आपकी आवाज नहीं आ रही है इसकी वैसे, कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपने कोर्ट के साथ कैसे बात करनी है। वो इसलिए लिखा हुआ है कि अगर और तरीके से आप उसके साथ बात करेंगे, कोर्ट के साथ 99% केसेस खारिज करने, तड़ियां लगानी है, बदतमीजी करनी है, ओए ये करना है, वो करना है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, पेन आप उसका नहीं रोक सकते। आपकी रेपुटेशन ये हो गई कि जी आप जजेस से लड़ते हैं तो आप 10 और जजेस, वो आपस में वहां पे भी यूनियन बाजी है, 10 जजेस आपको रिलीफ नहीं देंगे कि ओए आके करदा वगैरह, वो आपका इधर से केस उधर ट्रांसफर कर देंगे, उधर से इधर कर देंगे, इस तरीके से आपको भूल भुलैया में कर देंगे। और होता है, अगर आपका ख्याल है लड़ाई करके ये करके इस अंदाज से मिलेगा, एक से बदतमीजी करोगे, बाकी 10 आपको इंटरिम रिलीफ जो उनकी डिस्क्रेशन होते नहीं देंगे। समझने की ये बात है। उसमें एक प्रोफेशनल एथिक्स में ये भी लिखा हुआ है कि अपने भाई वकीलों के साथ क्या करोगे, उससे तुम्हारा मुकाबला है। उसने अपनी फीस ली हुई है, आपने अपनी फीस ली हुई है, आपस में भी आप गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा, आपस में एक दूसरों को वकील कुटना शुरू कर दिया कि चीज जाती है, उसका भी जाती केस नहीं है, इसका भी जाती केस नहीं है, गर्मी लग रही है, वैसे पैसे पकड़े हुए हैं, ये करके एक दूसरे को आप मारना शुरू कर दोगे, एक दूसरे की बदजुबानी करना, एक दूसरे के क्लाइंट्स चोरी करना शुरू कर दोगे। उनसे दुश्मनी इस बरादरी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ती है। उनके लिए भी आपको अलग प्रोफेशनल एथिक्स मिलेंगे, 3 किस्म के। और तीसरा जो आप सारे कहते हो कि हमारी रेपुटेशन अवाम में क्या है, आप अपने क्लाइंट और अवाम की तरफ आपकी क्या है। आप सचमुच इंसाफ के बीच में, आप सचमुच इंसाफ के पुजारी हो, आपके थ्रू लोग आपको टाई जब लगा लेते हैं। अगर ये वीडियो लाइव अभी जो सारी की सारी चली है,
क्या आपका इंप्रेशन है? उससे पहले जो गुफ्तगू हो रही थी कोई है तो पढ़ाई लिखाई का काम कर दे। आज गुफ्तगू हेडलाइन ये चलेगी पढ़ाई लिखाई के काम दे विच भी कुशोन्मुखी वास्ते आ जाते, राइट? सो नुकसान क्या हुआ? उनका अपना हुआ, उनको रिलीफ मिलती है नहीं मिलती, मुझे रिलीफ मिलती है नहीं मिलती। बात ये यहां से थोड़ा सा हल्का कर लीजिए। बात आप तमाम दोस्तों के लिए सामने ये है कि नुकसान आज आपका भी हुआ। आप घर जाएंगे, आपके वालिदैन पूछेंगे ओए आपको हाथापाई तो नहीं हुई? पीछे हमारे एक वकील साहब शहीद हुए, मैं अटक जा रहा था उनके जनाजे पे, मेरी मां मुझे नहीं जाने दे रही थी कि वहां पे धमाका हो जाएगा या वहां पे लड़ाई हो जाएगी। हमने एक जमाने में वकीलों ने पीआईसी को फतह किया था। पीआईसी कोई बता सकता क्या है? हाँ, वो क्या चीज होती है? करवाया गया था? अच्छा, किसने करवाया था? हाँ, किसने करवाया था? तो ये खलाई मखलूक ने डंडा देके यहां से सारी की सारी बार एसोसिएशन को पैदल चलवा दिया था कि जी आप उधर जाएंगे। भाई बात ये है, आपको मैंने पहली चीज ये की कि आपका जमीर, आपका दिल, मैं होऊंगा आपका मेंबर काउंसिल। मैं अगर कहता हूं चलो चलो फतह करने के लिए चलो तो आप चल पड़े। इश्यू तो ये था, कोई बता सकता है कि पीआईसी के अंदर क्या क्या इश्यू था? हाँ, क्या हुआ था? कल कलामी हुई थी। तो फिर वकील को क्या करना चाहिए था और बार को क्या करना चाहिए था? तो वहां पे हम क्या करने पीआईसी करने के लिए गए थे? वहां पे उनको बताने के लिए गए थे। वहां पे कितने बंदे मर गए थे बीच में, उसको क्या कहते हैं, नाम मिलने के साथ। ये भाई प्रोटेस्ट का हक होता है, लेकिन वकील क्या प्रोटेस्ट करता है? आजकल बीजेडी वाले भी जो हमारे दोस्त हैं जिनको कॉलेजेस वगैरह के जिनके हैं, वो कहते हैं हम प्रोटेस्ट करेंगे। मैं उनको पिछले 3 साल से कह रहा हूं कि मुकदमा करो। कहते हैं हमने मुकदमा नहीं करना, हमने प्रोटेस्ट करना है। तो फिर लाइसेंस की क्या जरूरत है तुम लोगों को यार? अगर तुमने प्रोटेस्ट ही करना है या ये तुम्हारी यूनियन बनी हुई है। और गुफ्तगू ये थी कि जो लड़के को एक को तल्ख कलामी हुई या बदतमीजी हुई तो जाओ पर्चा कराते। तुम जब आप कुशोन्मुखी के ऊपर या आवाज ऊंची करते हो तो आपका मतलब है आपके पास दलील नहीं है, आप वकील नहीं हो, आप माठे और आप कानूनन नहीं कर सकते। आप तो लोगों की चीखें निकलवा सकते हो उनके ऊपर 22 से 22 के जरिए पर्चा करवा के। आप उनके 10 साल के लिए उनकी हाजिरियां कोर्ट में दिलवा सकते हो कि नहीं हमने वहां पे जाके प्रोटेस्ट करना और सारे वहां को दिखाना है कि हम वहां पे बीच में एक इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, उधर हम जाके पहुंच गए। और उसके बाद मेरी नानी का, मैं, उनका दामाद वकील, उनका हस्बैंड वकील, उनका बेटा वकील, उनके सारे के सारे वकीलों के अंदर तुसी पागल है की कर दो। आपकी मां वालदैन भी सारे के सारे कहेंगे आपको कि आप ये गलत कर रहे हो। और बात ये है कि अग्रेशन की यहां पे बात हो रही थी। इस प्रोफेशन में ये ठंडे बंदों का प्रोफेशन है। अगर आप इसको नहीं प्रॉपरली करेंगे तो देन यू नॉट अ लॉयर यार। मैं आपको कह रहा हूं कि आप प्राइम मिनिस्टर को फारिग करवा सकते हैं एक पिटीशन डलवा के को वारंटों की। आपके बंदों को चीफ मिनिस्टर ने डिसमिस कर दिया है, आप कोर्ट से जाके चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर को सस्पेंड करवा सकते हैं। तो क्या आप उसके लिए उसके साथ जाके वहां पे एहतजाज करना शुरू कर देंगे सड़क पे? काला कोट काली टाई, जब आप एहतजाज पे आ जाते हैं ना तो आप मान रहे होते हैं कि कानून से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और ना हम कुछ कर सकते, ना हमारी एबिलिटी है। हम तो माजरत के साथ जीरो वकील है, क्योंकि हमें बड़ा गुस्सा आया हुआ है और हमने जाके रोंद दे डालना है। मेरे भाई जो आए थे रिट तो कर सकते हैं ना, रेड कर सकते हैं, सिविल सूट कर सकते हैं, किसी अप्रोप्रिएट फोरम पे पाकिस्तान बार काउंसिल के पास अपील कर सकते हैं। नहीं होता नहीं होता, बट आपने क्या पहले वो चीज आपने अपनी जो रेमेडीज है अवेल करते। इश्यू ये है
कानून पढ़ा है? बात आप तमाम दोस्तों के सामने मैं फिर आपके पास ये आ रहा हूं कि जैसे यहाँ पे ये कह रहे थे, देखो लेक्चर का तो हो गया, ताना हो गया, आपसे गुफ्तगू भी मैं इसीलिए कर रहा हूं कि अभी टाइम कितना है जी? अभी है अच्छा 2:30 है, 3 बजे तक तो थोड़ा सा आपसे खुल के बात करेंगे, बिकॉज मेरे ख्याल में शायद इस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद मेरी लेक्चर्स और स्लाइड्स का कोई फायदा नहीं। आपस में अगर कोई मेरे से इख्तलाफ करता तो खड़े होकर बोलो यार। बात यह है, आपके अंदर अगर कोई चीज है और हम आपस में बैठ के अगर नहीं बात कर सकते तो जज के सामने की करोगे? जल्दी जल्दी इनके ऊपर स्लाइड्स देखते हैं। देखो एथिक्स के अंदर आपका इंटेग्रिटी आती है, मोरालिटी आती है, ऑनर आता है, वैल्यू आती है, जस्टिस आता है, आपकी कमाई भी आती है, मुख्तलिफ चीजें वगैरह। ये स्लाइड्स आपसे शेयर कर दी हुई हैं। हमें क्या, मैं फिर ये कह रहा हूं कि क्या जरूरत है इन चीजों के अंदर के करने के लिए? इसका मकसद मैंने आपको बताया कि एथिक्स जो है वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। कई दफा नहीं भी करते। हमारे एक मेंबर बार काउंसिल अभी पीछे शहीद हुए हैं, उनको उनके अपने क्लाइंट ने आके गोली मार दी। पुलिस वाला था, उनके अपने क्लाइंट ने, और प्रोबेबली हुआ ये है कि वो फाइल लेके इनसे नाराज होकर किसी और के पास चला गया था। मुकदमा क्या था कि जी वो बीबी को खुला नहीं होने देना। वो 100% केस हो जाता है कि बच्चों को मेंटेनेंस नहीं देनी। हारना ही था मुकदमा, आप ज्यादा से ज्यादा डिले वगैरह कर सकते हैं। वो हो गया, वो नाराज होकर किसी और के पास अपनी फाइल ले गया। वहां पे जाके शायद गुफ्तगू ये हुई, या हमारे यहाँ पे भी लिखा होना कि आगे आप जब एथिक्स पढ़ेंगे, शायद किसी वकील साहब ने कहा वो तेरे वकील ने ऐ नहीं किया, उन्होंने तो ऐ करना चाहिए सी। उसका सर फिर उसने आके, वो पुलिस वाला था, वहां पे सिक्योरिटी इंचार्ज था, उसने आके अटक के अंदर उस बंदे को 11 गोलियां मार दी सरकारी उसके साथ। बात ये है, ये एथिक्स इसलिए लिखे हुए हैं कि आप जब इससे हट के गुफ्तगू करेंगे अपने भाइयों पर, तो फिर भाई के ऊपर गोली लग जाएगी। जब आप दूसरी चीजें वगैरह 2 नंबरी करेंगे तो गोलियां लग जाएंगी। समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं आप तमाम दोस्तों के साथ कि वकील अल्लाह का एक नाम है, राइट? ये एक खुदाई चीज है, इंसाफ दिलवाना या देना, मजाक नहीं है, बच्चों का काम नहीं है, बड़े लोगों का काम है और सवाब का काम है। इसलिए इसके अंदर आप वो लिखा हुआ है, फीस आप ज्यादा नहीं लेंगे। इसके अंदर ये लिखा हुआ आप इस तरीके से कंडक्ट करेंगे, आपकी भी बचत है। और लिटरली मैं आपको कहता हूं, अगर मैंने एक रिट पिटीशन करके 80 खानदानों के बापों को मैंने रेगुलर करवा लिया ट्यूबवेल ऑपरेटर है कसूर के अंदर, तो 80 खानदानों को पेंशन मिली, मेडिकल मिला, उनके बच्चों को अगर बाप मर जाता तो आगे उनको नौकरी वगैरह मिलेगी, तो मुझे सवाब मिला, फीस भी मिली। किसी का कब्जा हो गया है किसी बंदे ने, आप ढाल के तौर पे सामने खड़े होके उसको उसके हक दिलवाते हैं, तो इससे बड़ा काम क्या है? राइट? समझने की यहां पे ये बात है कि ये कुर्बानी देने वालों का प्रोफेशन है, ये बड़े लोगों का प्रोफेशन है। अगर ये आपके लिए नौकरी है तो जाके कोई और चीज कर लो, ज्यादा कमाई होएगी। ठीक है? ये प्रोफेशन है। प्रोफेशन का मतलब होता है, अगर आप पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो जॉब्स अलहदा हैं, प्रोफेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े हैं, उसके अंदर रेगुलेशन जो होती है प्रोफेशंस की, 2 प्रोफेशन सबसे खास हैं, दूसरी दुनिया के कामों सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट वाले। लीगल और मेडिकल प्रोफेशंस को फेडरल लेवल के ऊपर रेगुलेट किया जाता है पूरे पाकिस्तान के लिए। आप एक लेवल ऊपर हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन दूसरों से ज्यादा है। आप पैसों के लिए नहीं हैं, पैसे हासिल आ जाते हैं, और पैसे इतने ज्यादा आ जाते हैं कि जब आप ईमानदारी से काम करते हैं, लोग ढूंढ ढूंढ के मिन्नतें करवाते हैं, सिफारिशें करते हैं कि अहमद को कहो के काम कर ले, मुंह मांगी फीस देते हैं, दबा के फीस देते हैं। सो बात ये, अगर आप ईमानदार होंगे तो ठीक है, अदरवाइज फिर डन वाला के लिए तो जाके जज को ही पकड़ाएगा ना यार, या और चीजें वगैरह सारी की सारी। तो इंपॉर्टेंट चीज ये खुदाई चीज है, इसको देखें।
ये कौन है सारे यार, बताओ। सारे हैं तो वकील, बट नाम तो बताओ ना यार। हाँ? आसमा जहांगीर, ये लेफ्ट वाला किसी को भी नहीं पता होता हमेशा, जो काला खड़ा हुआ है वो कौन है? हाँ, नहीं यार, एक ही काले का तानू पता है, और देख लो, माइकल जैक्सन ना कहा था ना यार। हाँ यार, ये है इसका नाम है बंदे का थरगुड मार्शल। ये पहला काला बंदा था जो कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में गया। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये उससे पहले वकील था। NAACP के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है कालों के हकूक के लिए, जिसके अंदर थरगुड मार्शल ने एक बहुत मशहूर मुकदमा किया सुप्रीम कोर्ट में, ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन। जिस मुकदमे के अंदर, वैसे मैं एक चीज देख रहा हूँ कि मजाल है कि एक बंदा बीच में पेन या कागज के साथ कोई भी लिख रहा, मैं हीरे जवाहरात आपको दे रहा हूँ और आप बस गुजरने दे रहे हैं। थरगुड मार्शल साहब ने एक मुकदमा किया, और अमेरिका के अंदर कालों के अलग स्कूल हुआ करते थे, माठे माठे, और गोरों के अलग हुआ करते थे। इसने एक मुकदमा करके सुप्रीम कोर्ट से ये कहलवा दिया कि काले और गोरों के बच्चे एक ही जगह पे पढ़ेंगे। पूरा मुआशरा बदल गया। जो गलत चीज थी, जो नाइंसाफी थी, थरगुड मार्शल ने मुकदमा किया तो सब कुछ, वो ओबामा भी फिर आ गया बाद में। आप अपने मुआशरे में तब्दीली ला सकते हैं, और इस लेवल की ला सकते हैं कि जो उम्रों के लिए चलती है आगे। मेरे ख्याल में मर गया हुआ थरगुड मार्शल, मगर लाहौर के अंदर एक अहमद क्यूम उसके बारे में बात कर रहा है, तो वो तो बंदा अमर हो गया ना हमेशा के लिए। जो गोरों, जो कालों को मारते थे, उनका किसी को नाम याद है? फिर आपको कह रहा हूं कि इसमें आपको ना सिर्फ पैसा मिलेगा, इसमें आपका नाम होगा, और आपका हमेशा के लिए PLDs, ये SCMR क्या बला होती हैं, उसके अंदर लिखा जाता है कि एने आर्ग्यू किया और ये नुक्ता इसने सेटल किया। आप जज बनेंगे, आपकी चीजें सारी जजमेंट्स मौजूद होंगी। कल कोर्ट फीस एक्ट को, मुझे अपने कल वालिद साहब बहुत याद आए, कोर्ट फीस एक्ट को हमने चैलेंज किया वगैरह की थी। कोर्ट फीस के अंदर जहां पे 50 पैसे कोर्ट में लगती थी, वहां पे उन्होंने 100 रुपए कर दिए, जहां पे 2 रुपए लगते थे वहां पे 500 गवर्नमेंट ने कर दिए। मैंने कल जाके रिसर्च किया, वालिद साहब की मुझे एक जजमेंट मिली, अब जस्टिस अमीर आलम खान साहब वो भी फौत हो गए, दोनों की DB के अंदर जजमेंट थी कि कोर्ट फीस को बढ़ाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि फेडरल शरीयत कोर्ट के और जजेस ने उसको इलीगल, अन इस्लामिक डिक्लेयर कर दिया हुआ। वालिद साहब 1.5 साल पहले फौत हो गए हैं। उनका इस्तेमाल करके, उनका एहसान है हर बंदे के ऊपर यहाँ पे जो कि एक मुकदमा लेके आता है। गवर्नमेंट ने 15,000 से 34,000 कोर्ट फी हर मुकदमे की कर दी हुई थी। उन्होंने ये जाके 25 साल पहले बतौर जज 15,000 के ऊपर ठप्पा लगा दिया कि और नहीं आगे बढ़ेगी, खत्म हो सकती है लेकिन और आगे नहीं बढ़ेगी। उनका फैसला लेके कल मैं जा रहा हूं, बीच में मैंने पर किया ये जो गवर्नमेंट ने बढ़ाई है हाईकोर्ट के अंदर, समझने की ये जरूरत है कि आप अपने आप को परमानेंस दे रहे हैं, चीजें अपने आप, जहां पे आप अपने आप को ईमानदारी के जरिए डिप्राइव करते हैं, अपनी काबिलियत के जरिए आप इसके कानून का हिस्सा बन रहे हैं, जो कि हमेशा के लिए, PLD हमेशा के लिए, SCMR हमेशा के लिए, जिस बंदे को आपने उसका हक दिलवाया वो हमेशा के लिए उसका फायदा है। मैंने परमानेंट करवाए हैं, 80 खानदान मुझे चूमते हैं, कभी कभार दुआ भी मेरे लिए कर देते हैं। तो मेरे के पास अगर मैं करोड़ों रुपए लेके कॉर्पोरेट वकील होता, इसने मेरे जनाजे पे कितनों ने आना था? ये वकील जो वकालत है, आप एक्चुअली एक कम्युनिटी हैं। आपका मरता है ना सिर्फ ओहदेदार वगैरह, बाकी वकील आपके जनाजे पे आते हैं, आपके बाप के जनाजे पे आते हैं और उठाते हैं। और आपकी माँ जो वहां पे रो रही होती है वो कहती है, ओए ये तो मेरे बच्चे के बीच में दोस्त आए हैं और वो बीच में करते हैं, ख्याल करते हैं। सदर सेक्रेटरी अगर आपके घर आता है उसके ऊपर करके, तो हाँ आपने जिंदगी में बड़ी चीजें गिव अप की हैं, लेकिन आपको जिस लेवल का रिस्पेक्ट मिलता है अपने खानदान की नजर के अंदर एज अ प्रोफेशनल वकील, तो वो फिर आपका है ना यार। देखो ये चीजें आपको मिलती हैं। मैं पिंडी के अंदर जाके, मैं आपके लिए क्यों यहाँ पे ये सारे लेक्चर दे रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि
एथिकल और इस कॉन्ट्रैक्ट प्रोफेशन में देने के फायदे क्या है? मैं इस्लामाबाद में सिविल कोर्ट में जाके खड़ा हो जाऊं, मुझे एक बंदा इधर से बाजू से पकड़ता है, दूसरा इधर से पकड़ता है, कहता है मेरे पास आके चाय पिए, आप हमारे उस्ताद हैं, आपने फलाम ने आपका वीडियो देखा था और आपने हमें बड़ा सिखाया। यहाँ पे तो कोई किसी को सिखाता ही नहीं है। जीशान को भी आप चूमे, बिकॉज आपको आपके टीचर्स ने और हमारे सिस्टम ने सिखाया नहीं कि आपने कमाना कैसा है। ये यहाँ पे वक्त देके यहाँ पे बैठा हुआ है। तो समझाने की ये जरूरत है कि इस प्रोफेशन में बहुत प्यार मिलता है। ये बीच में इतने ज्यादा बंदे कौन है यार, ये जिनकी तस्वीरें लगी हुई, क्या है ये कौन है? हाँ सॉरी, सारे वकील हैं, ये कौन है? इनकी मैंने क्यों तस्वीरें हर दफा मैं लोगों को दिखाता हूं? ये सारे के सारे वकील हैं बलोचिस्तान के, जो कोयटा बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर शहीद हुए थे। टेररिस्ट ने इनको टारगेट किया था। कोई बता सकता है कि कहां पे ये शहीद हुए थे, क्या करने गए हुए थे वहां पे? एक वकील साहब को भी बीच में मर्डर किया गया था, गोली मारी गई थी, उसका पता करने के लिए अस्पताल गए थे और वहां पे तालिबान ने आके बॉम्ब ब्लास्ट किया था और ये सारे शहीद हो गए थे। इन्होंने की पाई हुई सी यार। मेरी माँ ने मुझे कहा था इस दफा, ये जो अटक के अंदर हमारे मेंबर जो शहीद हुए हैं, मेरी माँ कह रही थी नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना, वहां पे भी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं। मैं गया, बहुत बड़ा बीच में जनाजा था, सारी दुनिया आई हुई थी, लोग रो रहे थे, उस मेंबर के लिए मैं रोया हूं। आम आप बीच में बंदे होंगे तो आपके दोस्त यारी फैमिली ना 2-4 बंदे ही करेंगे। आप फौत होंगे, खुदा ना आप लंबी अल्लाह मियां आपकी उम्र वगैरह करे, मैं अगर होऊंगा बीच में तो आपका क्लाइंट भी आके रोता है। अब्बा जी के क्लाइंट अभी भी आते हैं मेरे पास कि यार मलिक साहब दे वास्ते दुआ करो आओ शाबाश। तो प्लीज समझें अपने आप के, आपकी वैल्यू क्या और एथिकल बनने का फायदा क्या। मैं आपको कन्विंस नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कर रहा हूं। ये बंदे शहीद हुए, बताने की ये जरूरत है कि कीमत अदा करनी पड़ती है। या तो शेर बनो, मरना हर बंदे ने है। अस्पताल में आप मर जाओगे तो क्या है, पैसे इधर ही रह जाएंगे, बच्चे आपस में बीच में लड़ते रहेंगे, घर वगैरह के ऊपर ये कर देंगे। सो इंपॉर्टेंट चीज अपने लिए ये है, शेर बनो और शेरनी बनो, और बीच में ये ईमानदार बनो और खुल के बनो। गलत को गलत कहो। अगर कोई आपका क्लास डिसरप्ट करके गया, मैंने तो किसी को नहीं बीच में खड़े होके कहते हुए देखा कि भाई आप हमें पढ़ लेने दीजिए। अगर कहा है वगैरह तो थोड़े से और जोर से ज्यादा सारा कहते हैं। बात ये है, एक दूसरी चीज ये अप्रिशिएट करो, इस कमरे में कोई 70-75 बैठे हुए हैं। सिर्फ ये एक का काम नहीं है कि आप शहीदों वास्ते खलो जाए, अहमद की उनका काम नहीं है। आप अगर सही चीज के साथ नहीं खड़े होते, दो ने कह दिया तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम जी ठीक है, हाँ यार बिल्कुल। मैंने कह रहा हूं शेर है, आगे आओ और करो प्रॉपर्ली। तो ये है बीच में, यह नसीहत प्रोग्राम ही बनता जा रहा है। बट हराम बनने पे भी अगर कोई आता तो फिर वकीलों से आगे कोई नहीं है। ये बंदा कौन है जो पेन अपने नाक में घुसाने की कोशिश कर रहा है? ये कौन है? इसका नाम है, अमेरिकी प्रेसिडेंट था रिचर्ड निक्सन, वकील था, और ही इज द ओनली पर्सन जो कि रिजाइन करके वहां से भागा है अमेरिकी सदारत से। वाटरगेट का इसका स्कैंडल हुआ था। ये साथ कौन सा है बंदा? ये शेक्सपियर ने क्यों कहा कि जब रेवोल्यूशन आएगी तो द फर्स्ट थिंग वी डू इज किल ऑल द लॉयर्स। सबसे पहले वकीलों को कत्ल करें, क्योंकि जब 2 नंबरी के ऊपर आता है दूसरी पार्टी फिर ये कहती है, शेक्सपियर ने भी एक प्ले के अंदर ये लिखा, ये ऊपर से गुस्सा बंदा कौन है जिसकी ऊपर तस्वीर लगी हुई है? ये डोनाल्ड ट्रंप का वकील था जो कि जेल के अंदर पाया जाता है, अभी निकल आया हुआ है। और इसने फिर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बीच में जब भी कन्विक्शन हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, वो इसने बीच में एविडेंस दिया अपने उसके क्लाइंट के खिलाफ ही, ये झूठे मामलात वगैरह। तो मैं कह रहा हूं जब 2 नंबरी की बात आती है, क्योंकि आप से ब्लैंक कागज के ऊपर बेवा अंगूठा लगा के दे देती, कहती बेटा की गालेगी कि एक अच्छा मुकदमा करना है, आपको अंगूठा लगा देती, आप अपने नाम पे ट्रांसफर कर लेते हैं।
आप अपनी बीवी के नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं, तो आपकी क्या आखिरत होगी, आपकी क्या होगी, आपके साथ क्या होना चाहिए। बात यह है, गंद करने का आपके पास बहुत पोटेंशियल है यहाँ पे, 2 नंबरी करने का बहुत पोटेंशियल है यहाँ पे। आपको तो घूर रही सारे के सारे सिस्टम की गलत चीजें आपको समझ आ रही हैं। अब आप पे है कि आप बीच में फोर्ज डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं कि नहीं, कि आप पुरानी तारीखों के अंदर निकाल के वो क्या स्टैंप पेपर निकलवा के क्लाइंट नु कहते हैं कि वो तू तो टेनेंट हैगा, लेकिन मैं तेरे वास्ते ये बना दूंगा यहाँ पे कि तुझे तो ये प्रॉपर्टी बेच दी थी उन्होंने 10 साल पहले बेच दी थी, और आप तो असल में वहां पे मालिक के तौर पे है। और ये देखिए, अब जो पैसे दे रहे थे उसके बारे में हम ये कह देंगे कि वो हमने किस्तों में पैसे देने थे, तो उसके बारे में हम ये लिख देंगे। ऐसी चीज पे लानत है आप पे। अगर आपने ख्याल है उस बंदे की प्रॉपर्टी पे आपने कब्जा करवाया, हाँ कहानी नहीं आपने बनानी, कई दफा आपके क्लाइंट झूठ बोल रहे होते हैं, आप उनका मौकफ आप आगे रखते हैं, जज का काम है कि वो जज करके अलाउ करे या ना करे वगैरह। आप यही खड़े होके आपके रूल्स नहीं अलाउ करते कि ए झूठा है गया ने बंदा मारे है, इसको जज साहब पकड़ के टांग दें। ये प्रोसिक्यूशन का काम है करना। बट इंपॉर्टेंट चीज आप दोस्तों को समझने की ये है कि आपने अपनी इंटेग्रिटी करनी। आप बना के दे देते हैं उसको डॉक्यूमेंट, दूसरी पार्टी आके आपको गोली मार देती है, क्योंकि आपने, वो कहते हैं कि ये तो इसकी जुबान ही नहीं है, इसने तो बनाया ही नहीं हुआ है, इसने बनाया है वकील साहब ने। तो जाती चीज पे जब आप ले आएंगे ना, तो आपको यहां पे बहुत मसला पड़ेगा। और फिर कह रहा हूं, समझो ये कि यहां पे लावा ऑलरेडी दोनों पार्टियों की साइड के ऊपर खोल रहा है। आपकी दुश्मनी दूसरी पार्टी के साथ नहीं है। ना लड़ाई करो, ना बंदर बन के उसकी बेइज्जती करो, क्लाइंट डुगडुगी बजाए आप नाचना शुरू कर दें, उसकी बेइज्जती करनी शुरू कर दें, जाली मुकदमे उसके ऊपर बनाएं। बड़ा मुश्किल काम है ये करना सारे का सारा। तो समझे, ये करेंगे तो फिर वो आप कहेगा कि ओए अहमद टीम में कुटो, इसको करो, जातियात के ऊपर मत आओ। इसलिए ये प्रोफेशनल एथिक्स सारे लिखे। ये कौन है यार? ये PIC वाला है। ये देखो, ये बड़ी जबरदस्त, ये देखा है, ये इसके हाथ में क्या है? किताब है, हैं? ये PIC फतह कर रहा था। आई थिंक इन साहब ने बाद में इनके खिलाफ बार काउंसिल ने कोई एक्शन नहीं लिया। इन साहब ने बाद में 2 बंदों को टॉर्चर किया सेशन कोर्ट के अंदर, और उनकी लाशों को रावी की दूसरी साइड पे फेंक दिया, और मोबाइल के अंदर से रिकवरी भी हुई उनके टॉर्चर होते हुए। और इन्होंने रफा दफा मामला करके ये फिर वकालत कर रहे। गंद मौजूद है यहाँ पे भाई, और हिम्मत नहीं है उसके पास। गन है यार, बीच में पकड़ के आप कहेंगे अहमद कि तुम भी जाके इसको सारे का सारा खत्म करो। मैं पॉजिटिव चीज जो कर सकता हूँ वो ये ट्रक के ऊपर ये क्या कर रहा है वकील? ये जो डाला है, पुलिस का डाला है, उसके ऊपर क्या हो रहा है? तो फिर मेरी नानी का बनता है ना कि वो मुझे बोले। कौन सा? अच्छा, जो गन चला रहा है, उसकी हेलमेट पहनी हुई, पता नहीं चल रहा है वो कौन है। उसने तुम्हें बताया था तो वोट दोगे, तुम तो उसके मेन सपोर्टर होगे नहीं? तो वो ठीक है ना, वो आपके सामने ये है आज सारा। तो ये देखो, अच्छा ये क्या, ये तो उसका असर फिर ये होता है। ये क्या न्यूज लाइन के ऊपर क्या है? ये मैंने जमा करके रखा हुआ है। नहीं, ये जो न्यूज लाइन के ऊपर जो बना हुआ है, तो ये मैंने तो नहीं छापा ना, ये तो ये अवाम के तासुरात है आपके बारे में, जिस प्रोफेशन में आप आ रहे हैं। शादी नहीं करते जी बीच में। मेरी बीवी मुझे अभी भी यही कहती है कि यार, खैर वो किसी और वजह से कहती है कि तुझे वकील और बहस करना तो थोड़ा ना कोई फायदा ही नहीं, बीच में पकड़ के हर चीज को आप वकील के तौर पे कर लेते हैं। बट देखो, बात देखो एक लेवल के ऊपर है। हाँ, और आपके जो हरकत वगैरह, कल मेरे एक बहुत अच्छे बहुत प्यारे दोस्त हैं, वो आके मुझे कहते हैं कि मेरा ना 10 दिनों के लिए सस्पेंड हो गया था, ये ID कार्ड की वजह से मेरा बैंक अकाउंट सस्पेंड हो गया था। तो मैं क्या कंज्यूमर कोर्ट में ये कर सकता हूँ कि 10 करोड़ का हर्जाने का दावा, कि मैंने एक प्रॉपर्टी बेचनी थी, उसके लिए मैं नहीं पैसे दे सका, इसलिए मेरा बिजनेस मूव हो गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। कहानी बनाने वास्ते कुछ कर सकते हो।
लेकिन वंस अगेन नहीं बनता, वक्त जाया करेंगे। सो आपको आपके सामने ये मामला है। ये देखो इंपॉर्टेंट चीज ये चीज है, सिर्फ 5 सफ़े हैं। आप मेहरबानी करके कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स आपके लॉ गार्ड में भी था, ये लिखा हुआ है। ये लॉ पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल्स, पाकिस्तान बार काउंसिल के 76 के रूल्स हैं, उसके अंदर चैप्टर 12 है, उसके अंदर ये सारे के सारे वहां पे रूल्स लिखे हुए हैं। उनको ड्यूटी टू द कोर्ट, दूसरे एडवोकेट्स के साथ कैसे करेंगे, क्लाइंट्स के साथ क्या करेंगे, और पब्लिक और ये जनरल पब्लिक के साथ आपका क्या रुझान होना चाहिए, इन चारों चीजें लिखी हैं। जल्दी जल्दी इसके बारे में चंद फीचर मेन नुक्ते वगैरह कर लेते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो मेरे से पूछ लें प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में। हाँ तो सॉरी, हाँ सो तो मैंने सुना है कि मैंने वैसे ये सुना हुआ कि सुअर खाना भी बीच में बहुत मजेदार होता है और बड़े मजे का बेकन होता है, बड़े लोग से शौक से खाते हैं, तो खा लेंगे हम। इश्यू तो बेसिकली ये है यार, देखो डन बेसिस के ऊपर मैं आपको यही बता रहा हूँ, जो डन बेसिस के ऊपर करते हैं ना, बाद में मैंने उनको मिन्नतें करते हुए देखा है जब उनका काम दूसरी पार्टी का नहीं होता। जो डन बेसिस वाले होते हैं वो फिर कंप्लेंटें भी जमा करवाते हैं, वो फिर मनी ट्रेल भी दिखाते हैं। इन्हें कोई पैदल ही बंदे बीच में बैठे हुए कि 50 लाख रुपए पकड़ा दे बीच में एवं ही, कम ना हो तो कहे कि जी वकील साहब मैंने आपने बड़ी मेहनत की थी वगैरह, अब नहीं काम हुआ तो आपको मैं बख्श देता हूँ। सो प्लीज मेहरबानी करके ये देख लीजिए, डन बेसिस के अंदर अगर वो अगले 5 मिनट के अंदर ऊपर से अपील के अंदर खारिज हो जाता है तो फिर क्या होता है। अब आई डोंट नो यार, देखो देयर इज अ प्रॉब्लम हेयर, और अनफॉर्चुनेटली हमारी मॉरल वैल्यूज इतनी बीच में डिके हो गई हुई हैं कि उन लोगों को हम फ्लरिश करते हुए नजर आ रहे हैं। ओहदेदार भी इसी तरीके से, अब तो करोड़ों रुपए के इलेक्शन इसीलिए लड़े जाते हैं कि अरबों रुपए कमाने हैं, राइट। और आप बीच में कह रहे हो, इसको क्या मोहब्बत है कि ये जो डांस कर रहा है ये सारे के सारा कि आपके हकूक के लिए आना चाह रहे हैं, यहाँ पे नाचने के लिए आ रहा है, उसको ओहदे की नहीं जरूरत। इशू बेसिकली तमाम दोस्तों के सामने ये है कि करने के लिए मैं फिर कह रहा हूं, आपके सामने नजर आ रहा है, शायद आप वो डन चेंबर को ज्वाइन करें और आपको थोड़े से पैसे भी मिल जाएं और आप शायद खुद बीच में टाउट बन जाए। मैंने फिर आपको कहा मेरे आज के लेक्चर का मुकम्मल तौर पे यूजलेस होगा उस बंदे के लिए जो खुद नहीं करना चाहता यार, कहेगा कि व्हाट एन इडियट यार, यहाँ पे बैठ के मैं करके बोल के चला गया यहाँ पे अहमद की हूं। मैं बहुत बाय द वे मैं ये भी बता, मैं मेंबर बार काउंसिल हूं, मैं जितना कमाता हूं उससे 10 गुना ज्यादा कमा सकता था, बट मैंने ना किया है। आप ये कह सकते हैं कि अहमद तू तो बादशाह हैगा, तेरा प्यो 3 साल का हैगा, तू तो शहजादा है, तेरे पास बड़े पैसे हैं वगैरह, लेकिन मुझे पैसे इतने भी बीच में नापसंद नहीं है। जो चीज नहीं बनती हुई आती है, 2 नंबरी नजर आती है, या जिसके अंदर ये है मैं नहीं करता, ये भी आपका और फॉर एग्जाम्पल बैरिस्टर्स का एक फर्क है। मैं बैरिस्टर हूं, मैंने जब ओथ लिया था इंग्लैंड के अंदर, तो उस ओथ में यह था कि मैं हर बंदे का मुकदमा करूंगा, यानी कि अगर वो मेरी फीस दे सकता है, गिल्टी है इनोसेंट है जो भी है, पसंदीदा नापसंदीदा, अगर वो आता है और मैं उस एरिया में फील करता हूं, इट्स नोन एज द कैब रैंक रूल। इसकी स्लाइड आगे मौजूद है। पाकिस्तान के कानून में आपको हक दिया गया है कि आपकी मर्जी, आप पे लाजिम नहीं है, आप कानून उस बंदे की शक्ल नहीं पसंद ना करो। तुम्हारे ख्याल में तुम डरू हो, तुम्हारे ख्याल में तुम्हें गोली लग जाएगी, ना करो। यहां पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं, मगर जब कर लो, वकालतनामा जमा करा दिया, तो फिर कोई डरने वाली की कोई गुंजाइश ही नहीं है, बैक ऑफ करने की गुंजाइश ही नहीं है। ब्लास्फेमी वाले बंदे की तरफ से तुमने वकालतनामा जमा करवा दिया, दैट इज द डिसीजन यू टुक। अब बात यह है कि क्या अगर कोई किसी पार्टी का कोई बंदा नापसंदीदा किसी का होता है, तो क्या उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलनी चाहिए? फंडामेंटल राइट है उसका, आर्टिकल 10A में, और वापस के उसको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। अब आपके ईमान और आपकी जरूरत पे है, नहीं तो फिर ठीक है, डर के साइड के ऊपर हो, जो सीधी सीधी साथ 1+1 वाली वकालत कर लो, नाम नहीं बनेगा। वकील शहीद भी होते हैं और इन एरियाज में बहुत ज्यादा होते हैं।
ज्यादा आपने बेहतर की जरा कर दिया, आपने उसको ये कर दिया, मुल्क बदर भी होते हैं। तो ये चीज है, आपको यार देखो आपका जो मॉरल सेंटर है उसके साथ होगा। आप यंग हो, आई होप, अब मुझे यकीन है कि आप करप्ट नहीं हो, आपकी करप्शन आपके अंदर नहीं आई। मगर करप्शन होना बड़ा, करप्ट होना बड़ा आसान काम है। पहले आप थोड़े से फाड़ लेते हो, फिर और चाट पड़ जाती, थोड़े से और पकड़ लेते हो, फिर आप कहते हो कि यार छड्डो परा मैं खुद ही करदा, डायरेक्ट बीच में हो जाते हो। और इस तरीके से और आहिस्ता आहिस्ता आपकी लालच और आपकी हिर्स बढ़ती जाती है। महंगाई बहुत है, बढ़ती जाएगी। सो प्लीज बार बार मैं थी मेरी एक ही है, मैं बार बार वही आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ, बट समझाने की आपको कोशिश ये कर रहा हूँ। आपको एडवर्टाइज करने की नहीं जरूरत है, बल्कि कानून बदल के मैंने इसमें ऐड करवाया है कि सोशल मीडिया पे भी आप बंदर नहीं बन सकते, आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते, आप टिकटॉक नहीं बना सकते जिसमें आप अपने आप को एडवर्टाइज कर रहे हो या आप मिसकॉन्डक्ट कर रहे हो। वो करने के लिए मैंने किया है। और उसके बारे में क्या ख्याल है, क्यों ना एडवर्टाइजमेंट आपको अलाउ किया जाए टिकटॉक पे, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके। वाई शुड यू नॉट बी अलाउड के आप एडवर्टाइज करें? सॉरी, नहीं तज़ीक छोड़ दें, पहले तो एक जनरल एडवर्टाइजमेंट का कह दें। आपको क्यों रोका गया है कि आपने इश्तेहार नहीं लगाने? आज ही आओ, 2 मुकदमे, 2 for 1, आज ही आओ, 4 महीने का वादा। अहमद क्यूम, मोहम्मद अहमद क्यूम, बैरिस्टर, डिग्री डिग्री डिग्री, इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड, ये वो, सन ऑफ मलिक क्यूम, मेंबर पंजाब बार काउंसिल, सेक्रेटरी लाहौर हाई, साबिक सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार। मैं क्यों ना इश्तेहार दूं? क्यों आपको इश्तेहार देने से रोका गया? अदरवाइज कैसे पता चलेगा कि जी, तो आपका तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। इसमें सेल्फ ह्यूमिलिएशन, हाँ, एक लेवल के ऊपर ये है कि ये आप बेचने वाली चीज नहीं है। प्राइस और एडवर्टाइजमेंट वगैरह ये सेकेंडरी है, लेकिन एक और भी वजह है जिसमें आप सारों का बहुत फायदा है। क्यों ना एडवर्टाइज के लिए मुझे रोका जाए? बात ही है कि तुम्हारे ख्याल में तुम लोग वगैरह मेरा मुकाबला कर सकते हो अगर इश्तेहार की खुली छूट हो जाए? मैं तो अब इतना बीच में लालची होऊंगा कि मैं अपने छोटों को के पैसे वगैरह भी लेके, उनसे अद्धी कट लेके, अहमद क्यूम या लॉ चेंबर वड्डा जा बीच में अखबार के अंदर इतने लाख रुपए का बीच में इश्तेहार लगाऊंगा, तो तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो? समझने की ये जरूरत है। और यंगस्टर्स खास तौर पे इस पे आके मुझे मेरे अपने एसोसिएट्स काफी बोलते हैं कि जी देखिए, अमेरिका के अंदर तो अलाउड होता है, अमेरिका के अंदर तो कट भी मिलता है, ये सारे का सारा आपको होता है डन बेसिस के ऊपर, नहीं कि जी अगर हम जीत गए तो वो पैसे नहीं देते, अगर जीत गए तो आप उसको 50% उसके पैसे। आप इंसाफ दे रहे हैं, आप हिस्से हमारा कम से कम एथिक्स बेसिकली इसमें ये। और एडवर्टाइज इसलिए रोका गया है कि आपकी बचत हो। हर बंदे का एक दायरा होता है, ऐ ना हो कि वो आपके अबू भी आपके घर की मुर्गी दाल पर बराबर आपके चाचू कह रहे हो कि यार अहमद की उम्दा बड़ा बड़ा इश्तेहार है, सी आपको ना मिले, आपका हमसाया आपको ना दे। तो इसका लॉजिक ये है। आप इसे डिसएग्री कर सकते हैं, मगर एडवर्टाइज नहीं करेंगे और टाउट आप आगे नहीं रखेंगे। डन आप अपना कोई बंदा काम लेने के लिए आप उसको नहीं कर सकते कि जी ये मेरा मुंशी है, ये वो आप काम पकड़ के लाए, या आप कोर्ट स्टाफ को पैसे देंगे वो यार मेरी तरफ भेज दिया कर, ये सारे का सारा इतना तेरा इतना मेरा। या बैंक के मैनेजर्स को आप कहेंगे यार 25% आपका, बैंक के सारे मुकदमे मुझे भेजें, ये आपका अनएथिकल है, आपके एथिक्स की वायलेशन है। आप एडिशनल काउंसिल कर सकते हैं, ये लिखा हुआ ऑपोजिट काउंसिल अगर ना हो तो उसकी एब्सेंस में आप जज से गुफ्तगू नहीं करेंगे अनलेस ओपन कोर्ट में हो। चेंबर में जाके गुफ्तगू हो रही है, मैं किताबें लेके आया हूं, पढ़ पढ़ के फावा हो गया, दूसरा बंदा आता है, वो आके जज साहब से चेंबर में मिलता है और बहस करने की भी नहीं जरूरत, मुकदमा गया, वो भी अनएथिकल है। इस तरह की चीजें सारी लिखी हुई हैं। अपने क्लाइंट्स के साथ आपने फीस कैसे चार्ज करनी है वो भी लिखा हुआ है। आप अपनी प्रॉपर्टी क्लाइंट के साथ नहीं कर सकते कि जीत गई तो तुम्हारा हो गया, बिकॉज आपका इंटरेस्ट नहीं। क्यों ये क्यों लिखा हुआ है? क्लाइंट के पास पैसे नहीं है
तो आप कह मैं मुकदमा जीत जाऊंगा तो 30% जमीन मेरी, 70% तेरी, इसमें करने का क्या नुकसान है? हाँ, तो उसमें क्या नुकसान है? उसके पास पैसे ही नहीं है, आपको 30% दिया जा रहा, तो व्हाई नॉट? जस्टिस नहीं हो सकेगा, मैं तो और ज्यादा जस्टिस करवाने की कोशिश करूंगा। हाँ, नहीं, असल में समझाने की ये जरूरत है कि आपको जीतने या हार, आपको अपनी बेहतरीन कोशिश करनी है, लेकिन जीतने या हारने से आपकी ब्रीफ जीता है, मुकदमा जीतता है, आप डॉक्यूमेंट बना के मुकदमा जितवाते नहीं है। ये आपसे टेम्पटेशन खत्म की गई है कि आप डन बेसिस के ऊपर, और बात ये फिर आपको गोली से बचाया जा रहा है। अगर 30% तुम्हें मिलना है, प्रॉपर्टी किसी और की है, तुमने कर लिया भाई 70 तो 30 मेरे, मैं कब्जा करवा के तुम्हें दे दूंगा, तो फिर उसने तो आगे तुम्हें गोली मारनी है ना, जिसकी जमीन तुमने छीन ली और वो उसको कोर्ट में भी नहीं बोलने दिया जाता, और वो करके तुम्हें आके वो मारेगा। फिर आपको कह रहा हूं कि ये जो एथिक्स हैं ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए हैं। जब ये बात आपके हाल में खुल के नहीं आएगी कि 30% मैं अपने वकील को देती सी, या प्रॉपर्टी मुकदमा जीत गए, प्रॉपर्टी आधी 30% उसके नाम पे ट्रांसफर हो गई, तो दूसरी पार्टी को तो वो मारेगा, लेकिन तुम्हें भी सबसे पहले आके मारेगा। तुम तो यहाँ पे रोज कोर्ट में फिरते हुए नजर आ रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं होगा, कोई बंदा आके गोली मार जाएगा। सो लॉजिक समझिए, एथिक्स को समझाने की ये हो रही है कि अल्लाह एक अलग चीज है, कॉन्शियंस आपकी एक अलग चीज है, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है इसमें बचत है। इसको वायलेट करोगे तो खुद भुगतोगे। और फिर कह रहा हूं कि ये लावा खोल रहा है लोगों का, वो ऑलरेडी एक दूसरे को मारने के लिए निकले हुए हैं या शायद मर्डर कर दिया हुआ है, उसमें अगर आप छलांग मार के आ रहे हैं, मेरे बाप को मारा है इसने, तुम डिफेंडेंट के वकील बन कैसे सकते हो? और तुम अगर उसके साथ बीच में डन बेसिस कर रहे हो और ये पकड़ के दो उसके लिए एविडेंस बना रहे हो कि नहीं दिया तो मेरे दफ्तर के बेचेगा, विटनेस बन जाते हैं, आप विटनेस नहीं बन सकते। सो कहेगा वो ठीक है, एनू भी मारो तो एनू भी मारो, फिर क्या करोगे? आपके बच्चों का क्या होगा? सो इंपॉर्टेंट चीज ये है समझाने की, क्लाइंट्स के साथ ड्यूटी टू द कोर्ट, आप कोर्ट के साथ 2 नंबरी अगर करेंगे तो 10 और जजेस को भी पता चलेगा। ये सारे के सारे लिखे हुए हैं कि आपने अपना केस कानून के मुताबिक करना है। आपकी ड्यूटी, अगर आप प्रोसिक्यूटर हैं, आपका जबरदस्ती कन्विक्ट करना नहीं है, आपका बेस्ट केस आपने प्रेजेंट करना है। और पब्लिक के साथ भी आपने, अगर किसी को हरास करने के लिए मुकदमा एक के ऊपर मुकदमा के बाद 2 के बाद मुकदमा के बाद 30 मुकदमा, पर्चा करवा दिया, अब ये कर दिया, और अब आपने किसी के ऊपर वो कर दिया, तो सबसे पहले अगर कोई खानदान होता है, किसी की किसी से लड़ाई होती है, तो वो जाके उस खानदान के वकील को गोली मारता है। कसूर के अंदर 2-4 बंदों के साथ ही होता है, कसूर के अंदर तो हर महीने कोई ना कोई वकील हुआ होता है। उन्होंने डिग्री इसलिए बेशुमार लोगों ने खरीदी होती है, वहां पे तकरीबन उनके अपने सेक्रेटरी के कहने के मुताबिक 1/3 जाली वकील हैं। और वो फिर जाली वकील का ऐस वास्ते ही आंदा ना, कब्जा कराने वास्ते तो नहीं जाके कहेगा, डॉक्यूमेंट बनाएगा, मुहर्रर दे नाल मिलके कर देगा, पुराने डॉक्यूमेंट्स बना देगा, और फिर वकील साहब को सबसे पहले कोई आगे गोली मार देगा। वहां पे तो बंदूकें ही बड़ी हैं। तो समझाने की ये बात है, से प्रोटेक्ट योर सेल्फ, सेव योर सेल्फ, इस तरह की इतनी, ये क्या है यार, ये तस्वीर कोई बता सकता है कौन है? ये क्या हो रहा है? कोर्ट के अंदर है? नहीं, मर्डर तो नहीं हुआ था, बचत हो गई, तो वकील ही आपस में लड़ना शुरू हो गए, एक दूसरे को पर्सनल हो गए थे, काफी बड़े वकील हैं। और आई थिंक ये वो वाला मामला है जिनको आजकल बीच में 9 मई के अंदर भी वकील साहब को जिनको पकड़ के रखा हुआ है। मामला ये, अगर आप ओवरडूइंग वगैरह करेंगे तो फिर आपको इशू होगा। और मेरा भाई है, बल्कि उसके साथ जाति वगैरह हो रही है, उसको कहा था, इस चीज के बाद भी कहा था कि यार तू खुदा का खौफ कर, हर बंदे के साथ लड़ता रहता है, हर बंदे के साथ तू बीच में लड़ाई करता रहता है वगैरह। फिर आपको कह रहा हूं, वकालत आपको लाइसेंस टू किल नहीं दे रही, आप पेड असैसिन नहीं है। एक कत्ल कर लिया, 2 कर लिया, तीसरी आपकी बारी आनी है। सो इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है, अपने आप को ठंडा रखो। भून साहब आपके सामने ठंडे थे आज, उनको आपके ख्याल में गुस्सा नहीं चढ़ रहा था?
कि मैं सीनियर बंदा, मैं आया हूं यहाँ पे ये करने के लिए और मेरे साथ ये बीच में आप कर रहे हैं करने के लिए। बस बात ये है कि वंस अगेन ठंडे रहिए, दूसरों के साथ लड़ाई मत कीजिए। डिग्निटी आपने करनी है, ये प्रोफेशन हमारा है, इसे हमने संवारा है या बिगाड़ा है वो आपकी मर्जी है। तालाबंदी, अच्छा ये क्या यार, ये बीच में, हाँ मैंने दिखाया नहीं इस दफा, मैंने एक दफा तालों की तस्वीर भी लगाई हुई थी यहाँ पे, वो क्या होते हैं यार, क्यों, वो किस लिए है? क्या? नहीं, कभी भी नहीं, पंजाब बार ने कभी तालाबंदी का नोटिफिकेशन नहीं दिया। सवाल नहीं 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 नहीं, ये अलग है। पंजाब बार काउंसिल को आप बहुत ज्यादा बीच में उसके अंदर क्रेडिट दे रहे हैं। पहले ताला लगता है बार एसोसिएशन या वहां से करने के लिए, आम वकील अमूमन नहीं लगाते, ओहदेदारी अमूमन करते हैं ये सारे के सारे वगैरह। और फिर वहां यहाँ पे स्ट्राइक कॉल होती है, और फिर पंजाब बार काउंसिल भी कहता है कि हम मजम्मत करते हैं वकीलों पे, ये अगर बीच में इस तरीके से हो गया, 780 हो गया और ये हो गया। 780 की मैं मजम्मत करता हूँ, और मैंने डंडे भी खाए हैं इसके ऊपर, और मैंने वो आंसू गैस भी बीच में खाई है हाईकोर्ट के गेट के सामने, और पकड़ के ये हुआ कोई वकील टेररिस्ट नहीं है। कोई वकील यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बीच में ऑर्डर्स के मुताबिक अगर खुदा ना खास्ता कोई वकील जाके सिविल जज को गोली भी मार दे तो टेररिज्म के जुमरे में नहीं आता। नॉट दैट आई एम रिकमेंडिंग ये आप बीच में करें, उसको आप कत्ल के मुकदमे में आप जरूर धरें, और हमें भी चाहिए कि हम सपोर्ट करें अगर कोई जाति इस तरीके से करता है। आप अगर तालाबंदी को एंजॉय करते हैं और अगर वो ही हा वाला करने वाली बात है तो फिर आपकी अलहदा बात है, आपको शायद इसकी जरूरत ही नहीं है। ये आप क्यों बीच में यहाँ पे मुकदमे और ये सारे के सारे कितनी गर्मी में बैठ के बात कर रहे हैं। सो आप तमाम दोस्तों के सामने यार देखो, एक तो ये चीज हो गई तालाबंदी, कॉन्डक्ट रिगार्ड्स, आपने अपने जो सारे के सारे हैं, ये कौन से यार, ये सीरीज देखिए, मोस्ट डिसऑनेस्ट लॉयर्स आर द प्रोडक्ट ऑफ डिसऑनेस्ट क्लाइंट्स, दे डिमांड क्रिएट्स द सप्लाई। होता है आपका क्लाइंट आपको करप्ट करने के लिए सबसे 2 मिनट के अंदर डन वगैरह करने के लिए, और आपका होता है वहां पे आपकी मॉरल करेज वगैरह स्ट्रेंथ आती है। इस तरह करके काफी चीजें हैं, काफी नुक्ते हैं। अब सवाल जवाब थोड़ा सा कर लिया जाए और फिर इसको इख्तिताम करते हैं, अदरवाइज लेक्चर तो करने के लिए तो मेरे पास बेशुमार चीजें हैं। और क्या करना चाहिए आप बताइए, आप क्या चाहते हैं अपने प्रोफेशन में, क्या किस चीज के बारे में आप अनक्लियर हैं, क्या करना चाहिए एथिक्स वाली साइड पे? कॉफी से होता है, चाय के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग कैफीन नहीं होती। मैं रोज सुबह अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए कैफीन पीता हूँ, मैं बहुत धीमा बंदा हूँ, जरूरत होती है। कई वकील यहाँ पे टोनो होके शराब पी के भी आते हैं, उनके पास से खुशबू आ रही होती है आपको। हर बंदा अपने कई दवाइयां खा के बीच में गुजारा कर रहे होते हैं, जब उनको धमकियां वगैरह आ रही होती हैं तो वो एंटी डिप्रेसेंट्स पे होते हैं। फिर कहे आप उसको वकील ना कहें, वो बंदे की कमजोरी है, राइट। कंट्रोल करने के लिए आपको खुद पता होना चाहिए। और देखो यार एक चीज है, एक जमाने के अंदर आपको अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा। एक जमाने के अंदर मैं जैसे आयशा मलिक साहिबा के सामने मैं आर्ग्यू कर रहा था, एंड शी वुड कीप सेइंग टू मी कि आप ऊंचा बोल रहे हैं, लोअर योर वॉइस। मैं था कि मैं बड़ा धीमा बंदा हूं वगैरह, ये वो वगैरह सारे का सारा। मैडम क्या कर रही है, ये वो सारे का सारा बात। वापस में आके घर में भी मैंने 1-2 दफा जाके देखा कि मुझे लोगों ने कहा, और मुझे एक दिन खुद हिट हुआ वीडियोस वगैरह के अंदर, ये वैसे कहीं कहीं हो रहा था कि मैं सचमुच बोलता हूँ ऊंचा। जब मुझे एंग्जाइटी होती है या अगर मेरा टेंशन वगैरह होती है तो मेरी और भी काफी चीजें हैं वगैरह। अंग्रेजी के अंदर मैं कहता हूँ चंद मेरे जुमले ऐसे हैं कि जो कि मैं एक्चुअली बड़ा ज्यादा यूज करता हूँ। या मैं अगर जब मुझे कोई चीज समझ नहीं आ रही थी, आपने अपने आप को कंट्रोल करना है। तो अब आप तो शायद मजाक के अंदर ये चीज क्या चाय वाली बात कर रहे थे, बट फिर कह रहा हूँ एबिलिटी टू परफॉर्म आपने देखनी है। अगर आप कॉफी पे बेहतर आर्ग्यू कर सकते हैं तो कॉफी पी के आए। आपने अपने आप को करना है, अच्छी आदत बनाएं। एक इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे दे के जाऊंगा, कोई इस जुमले का मुझे मतलब पता है जो मैं अपने हर एसोसिएट को कहता हूँ, if you are 10 minutes early, you are 5 minutes late।
क्या मतलब? इफ यू आर 10 मिनट्स अर्ली, यू आर 5 मिनट्स लेट, इसका क्या मतलब है? जो इस हाँ नहीं, मैं इसका नो नो इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? ये मैडम सही कह रही हैं। नहीं, गलत। वकालत के अंदर तरीका जिंदगी का, और फिर ये है कि 15 मिनट पहले पहुंचना है। अगर ऑन द टाइम किए और आप लेट पहुंच रहे हैं और भागे भागे पहुंचे हैं, सांस चला हुआ, नहीं काम कर सकेंगे। फाइल नहीं पहुंची तो बहस नहीं कर सकेंगे। जज ने एडजर्न करके मुकदमा आगे चला जाना है। आपका जिंदगी का तरीका होना चाहिए, वक्त पे आना, पंक्चुअलिटी नहीं है। कागज ऑर्डर में रखे हुए हैं, फाइल पहुंची है कि नहीं, या वैसे ही ट्रैफिक में फंसे हुए तो 15 मिनट का तो रखें। क्योंकि सुबह बेल अगर उसने जज ने वैसे ही डिसमिस डिफॉल्ट कर दी तो क्लाइंट ने, जिसने पैसे लिए, उसने जूते मारने उसके खानदान वालों ने। आपका ख्याल है कि आप जब अपना जाती मुकदमा होगा उस पर टाइम पे आओगे, लेकिन अगर आप मेरे से पहले दफ्तर में नहीं आते और मेरे से बाद दफ्तर में से नहीं जाते अपने सीनियर के, तो आपके ख्याल में मैं जो आपसे मीलों आगे हूं, आप मुझे पकड़ सकते हो? बात तो ये है, आपने कैचअप करना है। तो मेरे से ज्यादा मुशक्कत करोगे तो मैनू फड़ोगे ना यार। मेरे से पहले आओगे तो करोगे ना। जो मेरा एसोसिएट दफ्तर के अंदर है ही नहीं, मेरे ख्याल में, मैं तुम्हारे ख्याल में मैं उसको आइंदा काम दूंगा? ये वाला जो मेरा एसोसिएट बीच में बैठा हुआ हर वक्त अवेलेबल होता है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आर्बिट्रेशन में मेरी मदद कर रहा है। घर पे भी नहीं था, नहीं भी आया हुआ था तो मेरे पीछे पे आया, ऐसी कि एक डॉक्यूमेंट जमा करवाने, ये करना है, वो करना है। हाजिर होगे, अगर अपने आप को रिलायबल बनाओगे तो मैं आपके लिए करूंगा। मेरे पास अभी 18 इंटर्न्स हैं, जिनमें से 12-14 के मुझे नाम भी नहीं पता। मेरे अगर एसोसिएट 6 या 8 आते हैं, मैं हर बंदे को रख लेता हूं। किसी की सिफारिश की भी कोई खास जरूरत नहीं। मैं अगर सिफारिश पे भी रख दिया अगर, लेकिन मुंडा अगर आंदा ही नहीं है तो मुझे तो नहीं नाम पता। मैं पागल हूं बीच में पकड़ के कि मैं उसको काम दिया, उसने काम नहीं किया। सुबह मुकदमा लगा हुआ, 5 बजे मुझे पता चला उसने काम नहीं किया। 3 घंटे मैं बैठ के कर रहा हूं, अगली दफा मैं उसको काम दूंगा। आपने एसोसिएट बनाने की, हमें एथिक्स से हम हट गए हुए हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं, अपने आप को इस प्रोफेशन में अगर बतौर एसोसिएट या इंटर्न आपने इंप्रूव करना है तो आप अपने आप को इररिप्लेसेबल बनाएं, जिसके बगैर गुजारा नहीं। और मैं हर दफा जिक्र करता हूं, हमारी सिविल कोड की जो बीच में टीम को हेड करती हैं मैडम, उनका नाम है मैडम, क्या नाम है? मैडम हिना। मैडम हिना को शायद मैं अपने चेंबर के अंदर नहीं रख रहा था, किसी की सिफारिश के ऊपर मैंने रखा था। मेरे से भी ज्यादा धीमा अखर आप तो मैं गरज बरस के बोल रहा हूं, लेकिन मेरे से भी ज्यादा धीमा और नरम बोलती। हिजाब, कोई इतने उर्दू स्पीकिंग, अंग्रेजी को इतनी खास अच्छी नहीं थी और मैं शायद नहीं रख रहा था। उस लड़की ने इतनी मेहनत की, हर मुकदमे में इतना आगे बैठ के उसने काम वगैरह किया कि अब जिस दिन मैडम हिना नहीं होती तो मैं कहना किधर रहेगा यार, सिविल कोर्ट के मुकदमे का मुझे मसला पड़ा होता। अब लेडीज के सामने मैं उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आप भी कर सकते हैं। आपके लिए प्रोफेशन काफी मुश्किल है लाहौर के अंदर, जो यहाँ पे आपकी अलहदा मुश्किलात है यहाँ पे। बट वंस अगेन प्लीज बी क्लियर अबाउट दिस, यहाँ पे जेंडर वाली चीज के ऊपर नहीं है। अगर मर्द भी होगा तो मैं उड़ा के रख दूंगा दूसरी पार्टी को। आपकी कोई कमजोरी मुझे नजर आई, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है मैडम का, तो मैं तो वो बटन दबाऊंगा ताकि आप कोर्ट में ना परफॉर्म कर सके। मैं आपकी हमदर्दी की, जब मैं आपका ऑपोजिट वकील हूं, कोई हमदर्दी नहीं। और मैंने तो हर तरीके से आपको उड़ा के रख देना है। आपने कोशिश करना कि फीमेल जज है तो उसके सामने फिर बतौर फीमेल आप बीच में पेश हो रही होंगी, मैडम ये है, और मैं वहां पे फिर थोड़ा सा नरम होऊंगा। ये चीजें, ये जो एबिलिटी है आपकी, मैं फिर आपको क्या, आप में से आप लड़कियां हैं, आपकी अलहदा यहाँ पे इश्यूज और आपके रास्ते में और रोड अटकाए जाएंगे। लेकिन फिर क्या है, तोड़ के आपने आगे जाना। अगर हिना कर सकती है, जो सबसे बीच में धीमी, मैंने वो रियली सॉफ्ट स्पोकन, बट शी इज इररिप्लेसेबल इन माय ऑफिस। वो नहीं अगर आती है, उसका होता, और उसके आपसे ज्यादा फैमिली इश्यूज हैं, बच्चे हैं, ये हैं, वो हैं, उसने ये काम करना है, बाप बीमार है, ये है, सारे का सारा वो होती है और काम सबसे पहले आता है।
मेरा दफ्तर इस टॉप चेम्बर के अंदर बीच में है, और मैं कह रहा हूं टॉप चेम्बर में इरिप्लेसेबल है उसके काम की वजह से। सो इंपॉर्टेंट चीज आप दोस्तों के लिए ये है कि ये चीज प्लीज अपने पल्ले बांध दें कि अपना उस्ताद से अगर ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। आखिरी चीज, आपका ख्याल है बार वोकेशनल कोर्स को एक साइड पे पार्क कर लें कि इस प्रोफेशन के अंदर किसी या आपके उस्ताद के पास टाइम है आपको सिखाने का, कि ना कोई सिखा आपको सकता है, ना किसी के पास टाइम है, ना ये प्रोफेशन ऐसा है जिसमें सिखाने की जरूरत है। आप इस प्रोफेशन में आते हैं खुद सीखने के लिए। मेरा काम नहीं है कि मैं आपको कहूं कि भाई ए चीज जाके पढ़ ले और पढ़ ले, मुझे नहीं है। मैं अगर तुम्हें कह भी देता ना कि ये नुक्ता रिसर्च करके लाओ, तो तुमने सिर्फ वो नुक्ता रिसर्च किया और तुमने कुछ देखा ही नहीं। आप अपने हर चेंबर में जिसमें आए हैं ये अपने पल्ले डाल लें। आप वहां पे इसलिए आए हैं कि आप हर मुकदमे से एसोसिएट होना चाहते हैं। आप हर मुकदमे की फाइल खोल के देखना चाहते हैं कि वो ए रिटन स्टेटमेंट होती है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में, वो ए होती है बेल पिटिशन, उसके साथ ये एफिडेविट लगता है, ये स्टैम्प पेपर लगता है, अच्छा रिटन स्टेटमेंट ए आंदी है। आपको टीका तो नहीं लगना ना ऊपर से आके कि भाई ए इस तरह होता है, ए इस तरह होता है। जिस बंदे के चेंबर में आप हैं उसकी माना कि वो आपको डिटेल लेने के लिए भेजता है, लेकिन 12 मुकदमों की अगर तुम फाइल नहीं खोलोगे तो तुम्हें नहीं पता चलेगा। तुम अगर वहां पे मेरी रिसर्च के लिए बैठे हो तो एक नुक्ता तुमने कर लिया और तुमने कहा हाँ मैंने बड़ा जबरदस्त कर लिया, मोहम्मद ने बड़ी तारीफ की। मेरे पास तुम लोग इसलिए आए हो कि आपने फाइल खोल के, हर फाइल मुख्तलिफ स्टेज पे होगी, हर फाइल की अलहदा होगी ऑर्डर शीट, और ये काम आपको जाती तौर पे नहीं मिलना। आपको तो वो मिलेगा उस टाइम के ऊपर जब आपके पास एक मुकदमा आएगा, फिर शायद 2 आएंगे। तो इब्तदा में सीखने के लिए कि ये काम कैसे करना है, उसके पास जाओ जिसके पास 18 मुकदमे दिन में लगे हुए, उसकी 18 फाइलें अगर तुम नहीं खोलते तो अपना वक्त जाया किया। 18 फाइलों में अच्छा इसके जवाब में मोहम्मद ने रिटन स्टेटमेंट, मोहम्मद खड़ा होकर बहस कर रहा है, ये देखो कोर्ट में अगर जाते हो तो मेरी फाइलों के लिए या गप्पे लगाने के लिए नहीं जा रहे। 90% मेरे एसोसिएट जो इब्तदा के अंदर मेरे साथ आते हैं, हाईकोर्ट में मुझे बंदर के तौर के ऊपर परफॉर्म करते हुए देखा, बाहर हम निकले तो मैंने पूछा जज का ना तो दस दो जिंदे कोर्ट के विच नहीं पता होता, याद ही नहीं है, क्यों मैं भूल गए हैं, ये नुकता है। बात यह कोर्ट के अंदर अगर जाओ अपने मुकदमे के लिए इंतजार कर रहा है, मेरा 12वां नंबर पे लगा हुआ है, तो आप देखें अच्छा अर्जेंट शम्स महमूद मिर्जा कर रहा है, उसमें उसने ये ऑर्डर किया है, इसमें ये ऑर्डर किया है, इस चीज से चिढ़ता है, उसको जजमेंट्स चाहिए होती हैं। अच्छा अर्जेंट के बाद रेगुलर केसेस होती हैं, उसमें इसने ये आर्ग्यू किया, इसने ये किया, शम्स साहब ये नुक्ता लेते हैं, ये करते हैं। अपना कंप्यूटर आंख खोलोगे तो ये टीका लग रहा होता है, वैसे नहीं पता चलेगा। अगर मेरा मुकदमा आप तैयार करने के लिए मेरे साथ आ गए हैं और उसके ऊपर आपका फोकस है और आपको नहीं पता चला, तो आप यानी कि मेरे साथ बैठ के आपने 12 मुकदमे दिन में देखे, आपने 5 दिनों के अंदर 12 मुकदमे देखे, 60 चीजें आपने प्लेंट्स आपकी नजर से गुजर गई, आपको पता चल गया 60 नौयत के मुकदमे एक स्टेज पे, एक जवाब दावे के स्टेज पे मोहम्मद से जवाब दावा बना रहा है, अब एक एविडेंस की स्टेज के ऊपर ये लिखा हुआ है इस तरीके से, एक फाइनल आर्ग्यूमेंट्स की स्टेज के ऊपर है। इस तरह आप सिस्टम सीखते हैं। यहां पे बार वोकेशनल कोर्स में 12 दिन में हमने आपको दिखा देना है, लेकिन समझ आपको तब ही आएगी कि प्रॉपर ड्राफ्टिंग उर्दू अंग्रेजी की खुद खोलो, फाइलें देखो, मोहम्मद ने नोट्स कैसे बनाए हैं, ये 2 फोटोकॉपियां क्यों करवाई हैं, एक अपने लिए एक जज के लिए, टैग क्यों लगाया हुआ कागज के ऊपर, नोट्स कैसे बनाता है, ये एग्जिबिट्स को कैसे उसने किया हुआ, किसके ऊपर येलो टैग लगाए हुए हैं, कागज किस लिए तैयार किया हुआ है। आप अपने जिस उस्ताद के पास जा रहे हैं इसलिए जा रहे हैं। ये चीजें अगर आपके वो उस्ताद नहीं करने देता या आपको फाइलों को हाथ नहीं लगाना देता, उस्ताद बदल लो, आज छोड़ दो, जाओ उस बंदे के पास, एयर कंडीशन वाले के पास नहीं जिसके पास दिन में 20 मुकदमे हैं, क्योंकि आपको शुरू में 20 मुकदमे करने आने हैं। वो मुकदमे देखें, सिविल कोर्ट वाले के पास जाने में कोई आर नहीं है, उसी के पास जाना चाहिए, क्योंकि इब्तिदा में आपको सिविल कोर्ट का मुकदमा मिलना है। मेरे रेटों के केसेस वगैरह के अंदर देखें या कंपनी के केसेस में तुम्हें क्या फायदा हुआ। फिर कह रहा हूं आखिर के अंदर के लालच के जरिए अपनी डायरेक्शन मुतय्यन करो और तुम
मुकम्मल तौर के ऊपर सेल्फिश अंदाज के अंदर करोगे तो प्रोफेशन ये आगे चलेगा। अदरवाइज उसको कहते हैं, और मैं वालिद साहब ने से मैंने जिंदगी में जब भी कोई कानून का सवाल किया है, उन्होंने मुझे आगे से कहा, तेरी अखां हैगी, तू आप क्यों नहीं जाके देखता। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन मैं इसीलिए एक बड़े बाप का बीच में, अच्छा वकील बीच में बन सका हूं। अब वो मेरा बाप था, वो मुझे बता सकता था कि इसका ये जवाब है, उसकी फिंगर टिप्स पे होते थे, वो लेजेंड थे। बट मैंने जब उन्होंने कहा तू आ, और मेरे वास्ते भी एक काट के ला, जब उन्होंने कहा तो मैंने जाके अथॉरिटी निकालने की कोशिश की, तो 8 अथॉरिटियां पड़ी, जो कि वो बताते तो मैं एक ही निकालता और उनको पकड़ा देता, या एक ही इस्तेमाल कर ले। 8 पड़ी, अपने खिलाफ वाली भी पता चली, वो मैंने अपने रजिस्टर में लिख ली कि अगली दफा दूसरी साइड पे होऊंगा तो मैं ये कह सकता हूं। थोड़ी सी हटी हुई मिली, उसका भी पता चल गया, उसका ये जवाब होता है। भाई मेहनत नहीं करोगे, खुद नहीं करोगे, चेंबर में बैठे रहोगे तो नहीं कुछ चलेगा, और यू विल बी द कॉज ऑफ योर ओन डिस्ट्रक्शन। ये मैं इस प्रोफेशन में आखिरी चीज, हाँ बाहर चीज पे मैं आखिरी कह रहा हूं, बट कहने वाली इतनी चीज है, इस प्रोफेशन में 5% आपके इस कमरे के अंदर से बंदे सक्सीड करेंगे। इस कमरे के अंदर से 50% आप में से ये आप अगर मेहनत नहीं करेंगे, मेरे से लिखवा ले, 50% लड़के अगले साल के अंदर फारिग हैं, और लड़कियां, आप नहीं वकालत कर रहे होंगे। 30% हैंड टू माउथ होंगे, और आप उसके अंदर सिस्टम तो टूटा पजा है, आपकी कोई मदद वगैरह नहीं करता, बट सो व्हाट, आपने उन 5 या 10% में होना है कि आप भूखे नंगे के तौर के ऊपर करो, काम पकड़ो, डेस्परेटली करो, क्योंकि आपने आगे जानना है, जिंदगी एक ही मिली है, वेले होने वास्ते नहीं है। अगर तुम आए शाइन करने के लिए आए हो, आप शेर हो इस प्रोफेशन, और ये कह के मैं खत्म कर रहा हूं, इस प्रोफेशन से बेहतर प्रोफेशन कोई है ही नहीं। ये प्रोफेशन अल्लाह मियां का करम है मेरे ऊपर, मैं अपने बाप से लड़के इस प्रोफेशन के अंदर आया हूं। इससे बड़ा जबरदस्त प्रोफेशन को मैं लोगों की मदद करता हूं, मैं दबा के कमाता हूं, मैं खुश होता हूं, टेंशन मुझे आती है, धमकियां भी आती है, 172 चीजें हैं, बट मैं आपके सामने ये कह रहा हूं कि ये अल्लाह मियां की सबसे बड़ी देन ये है कि मैं रोज सुबह बिस्तर से निकल आता हूं। अगर मैं बैंकर होता तो मेरे से निकला ही ना जाता कि क्या गंद है यार, जो फिर वही चीज, फिर वही चीज, फिर वही चीज। लोगों से मिलते, मैं स्टार हूं, आप सारे के सारे बैठ के मुझे सुन रहे हो, मैं भी आपकी तरह ही शुरू हुआ था वगैरह। आप क्यों नहीं यहाँ पे हो सकते, आप ईशान की जगह पे क्यों नहीं हो सकते। और बाय द वे आपको ये चीजें आज से ही शुरू कर देनी चाहिए, अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई लिखाई का अगर सिलसिला शुरू करोगे, लीडरी अपनी दिखाएंगे आप अच्छी चीजों के अंदर, इस वाली चीजों के अंदर नहीं। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू शाइन। अदरवाइज यार देखो भाई, बात ये, आप सारे मेरे बच्चों की जगह, मैं चाहता हूं मेरी बेटी इस प्रोफेशन में आए, मैं चाहता हूं मेरा बेटा वो, मैं उसको, जैसे मेरे अबू जी कहते थे कि जी तू बड़ा शर्मीला है तो तू नहीं है, मैं उसको कुबू कहता हूं। और मोमिन को भी मैं चाहता हूं कि यहाँ पे छा जाए आके। आप सारे मेरे बच्चे बच्चियों की जगह पे हो, बट आप अगर खुद नहीं करते नहीं होगा। तो एंड में ये कह रहा हूं कि अजीम लोगों का प्रोफेशन है, वेलकम टू इट। ये आपकी जिंदगी बना देगा, ये का प्रोफेशन, ये बंदा आपको अमर कर देगा, ये प्रोफेशन हमेशा के लिए कर देगा। आपकी जजमेंट्स रिपोर्ट होंगी, आप लोगों की मदद करेंगे, लोग आपको चूमेंगे, आप ईद के ऊपर आपको केक भेजेंगे, आमों की पेटियां भेजेंगी, अभी भी आती हैं 10-10 साल के बाद। वो उनके शायद जेल में होंगे यार, होर मुकदमे मुफ्त देकर विच मोहम्मद तो कराने होंगे। मैं 60% करता हूँ मुफ्त, बाय द वे, वकीलों के सारे मैं मुफ्त करता हूँ और तक करता हूँ, लेकिन मुझे अच्छी खासी तगड़ी फीस मिलती है, तो आई कैन मेक अप फॉर इट एज वेल। सो इंपॉर्टेंट चीज ये, दिल के साथ वकालत करो, दिमाग के साथ करो, शेरों की तरह या शेरनियों की तरह करो, और इंशाल्लाह छा जाओ। तो एंड में कोई अगर सवाल है तो, अगर कोई सवाल है तो हमारे पास सिर्फ 5 मिनट और हैं। जैसे अभी बच्चे आए थे यहाँ पे, उनको ये सर ये फील कहाँ से आती है कि वो कानून से मावरा है, अगर वो कानून सीख गए हैं तो कानून से मावरा हो गए हैं और वो उसके साथ प्ले कर सकते हैं।
दूसरा सर ये कि लॉबिंग क्या जरूरी है कि हम किसी लॉबी का हिस्सा बनेंगे तो हम ग्रो करेंगे, हम सेपरेट ये मैडम के अच्छे सवाल है। पहली चीज, पौधों को खराब करना हमने तभी शुरू किया जब हमारा ये ख्याल था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, बन गया और ये ऑफिस ऑफ ऑनर नहीं है। क्या जरूरत है ये तड़प तड़प के ये बीच में लड़ाई करने की? अगले साल इलेक्शन फिर होगा कि 2 साल के बाद फिर होगा, खड़े हो जाओ। हमने अरशद जोजा साहब को देखा 3 वोट से हारते हुए, उन्होंने दूसरे बंदे को जाके चूमा, उसको जाके फूल पकड़ाए और अगले साल वो 1000 की लीड से जीत गया। मैडम ने ये बीच में पूछा है कि क्या जरूरी है किसी धड़े वगैरह या पॉलिटिक्स के अंदर आप अरेंज हो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ के कहता हूं कि पहले 3 या 5 साल मत करें, आप रुल जाएंगे। वो कह रहे थे, टिश्यू पेपर का वर्ड यूज कर रहा था। मुझे तो चाहिए यार अगले साल इंशाल्लाह, शायद मैं पता नहीं, आई एम नॉट इवन क्लियर, अगले साल अगर इलेक्शन के अंदर फिर आता हूं बार काउंसिल का, तो मैं आपको तो डेफिनेटली नारों के लिए इस्तेमाल वगैरह सारे के सारे आप करूंगा। बट बात ये है कि वो जो टाइम आप मेरे साथ रोटी खाने में या गप्पे लगाने में कर रहे हैं, तो मुकदमा किथे आया, कमाई किथे हुई? तो कई लोगों ने वैसे कमाई के लिए भी बना लिया हो, वो कहते हैं इतने का पैकेज देंगे तो हम इतने दूर से नारे लगाएंगे, इतने पैसे देंगे तो आप, इतनी सिम देंगे तो हम ये करेंगे आपके लिए, और एक मोबाइल देंगे तो हम आपके लिए ये करेंगे। ये चीज भी यहाँ पे आ गई है, लेकिन वो सिर्फ इलेक्शन के लिए होते, मुकदमे नहीं होते, ना उनको वकालत करनी आती है। तो मेरी आपको बहुत स्ट्रांग सजेशन ये है कि पहले 5 साल माजरत के साथ YLF वाले जो दोस्त सारे के सारे आए थे, पहले 5 साल दबा के वकालत करें। इसीलिए YLF को कभी उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ बार काउंसिल ने, कम से कम मेरी समझ वगैरह इसके अंदर ये। आपका रोल डेफिनेटली है, वोट डालने में आप जरूर आए, और जो बंदा आपके पास आए उससे पूछे कि यंगस्टर्स वास्ते तुसी की करते हो, आप हमारे लिए बीच में ट्रेनिंग के लिए आपने क्या किया, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए क्या किया, प्लेसमेंट, जॉब प्लेसमेंट के लिए आपने क्या किया, ये आपका हक है। मगर सड़क के ऊपर क्या अपना काम छोड़ के, अगर आपके पास बहुत है, आपको इसमें वैल्यू मिलती है तो आप करें, अदरवाइज मैं सजेस्ट करूंगा कि नहीं। एक मेरा लेक्चर्स वगैरह बाय द वे बार वोकेशनल कोर्स के सारे पंजाब बार काउंसिल के पेज पे भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी मेरे लेक्चर्स, अगर आप मुझे फॉलो करेंगे यूट्यूब पे मेरे चैनल को देखिए तो ये सारी चीजें, बिलखसूस ये कि वकालत के पहले 5 साल कैसे प्लान करने चाहिए, इनके ऊपर 2-3 काफी डीप मैंने लेक्चर स्लाइड्स के साथ रखे हुए हैं। किस किस्म का चेंबर ज्वाइन करना है, सियासी चेंबर करना है, अगर आपकी फैमिली में वकील है तो किस किस्म की आपने अपना करियर प्लान करना है, सियासी चेंबर में जाना है कि नहीं, बड़े चेंबर में जाना है कि नहीं, ये सारी चीजें कैसे अप्रोच करना है, कैसे करनी है, इंटर्नशिप पहले करनी है, काम कैसे करना है, कहाँ पे कैसे देखना है, ये फाइलें देखनी है, वो वीडियोस वगैरह जरूर देखिएगा, आपके लिए बना के रखे हुए हैं। और कोई सवाल? जी प्लीज मैम। सर बेसिकली मसला यह है कि हमारे प्रोफेशन की जो बुनियाद है ना वो ही खराब है। जैसे PZU का वाकया सुन लें या फिर कॉलेज का सुन लें, तो सर पंजाब बार काउंसिल इसके लिए कोई इकदाम क्यों नहीं करती कि एवरी ईयर इन स्कूल कॉलेजेस की जो एफिलिएटेड हैं इन पे जाया जाए, इनकी वेरिफिकेशन की जाए, इनके सिस्टम को देखा जाए। मोस्टली इन सबको पता होगा अटेंड आता ही नहीं है, फेक अटेंडेंस होती है, 10 से 20 बच्चे अटेंड करते हैं, बाकी 100 की तादाद में ऐड हुए हैं, अटेंड ही नहीं करते। सर जब बुनियाद ही इतनी खराब होगी तो सर आगे जाके आप जितनी मर्जी, वो आप कहते हैं हदायत मेरे कहने से तो तब जितना मर्जी करने से सर बेसिक ही खराब है, आगे क्या निकलेंगे आप? बहाउद्दीन जकरिया के इस्लामिया यूनिवर्सिटी की एक हद तक हम करते हैं। पिछले 3 साल से मैं लीगल एजुकेशन का चेयरमैन हूँ। डेथ थ्रेट्स आते हैं, बच्चों को गालियां सुबह 6 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक बीच में पड़ती रहती हैं, और अभी आजकल तो बहुत पड़ रही है, लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो उन्होंने फिर आके यहाँ पे स्ट्राइक वगैरह करनी है, और दोस्तों ने ये सारे का सारा करना, वो अभी भी बोल रहे हैं। यार देखो, बात ये है कि ये वाला मामला जो अभी ऑलरेडी चल रहा है, इस पे काम वगैरह किया है, BZU के अंदर ही अगर स्ट्राइक कर रहे हैं तो इसमें यही नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ रुकाव वगैरह इसके अंदर आया है। पहले तो आपके सामने सारा अनलिमिटेड चल रहा है, आप हमें ये कह रहे हैं कि जी मैं जाके करूं। पंजाब यूनिवर्सिटी के नीचे आज एफिलिएटेड 93 लॉ कॉलेजेस हैं, तो मैं क्या उसको कहते हैं 93 लॉ कॉलेजेस पूरे पंजाब में,
मैं कैसे चेक करूं भाई? मैं तो लाहौर वाले नहीं बीच में एग्जीक्यूट कर सकता। रेगुलेट ये करना एचईसी का काम है। लाइसेंस वो नहीं कर रहे हैं, हमने इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली तारीख के ऊपर हमें ये फरमाया, इसका हमारे से क्या ताल्लुक? आप जाए इनके साथ, ये जो कॉलेजेस हैं जो डिसएफिलिएट है उनके साथ आप बैठ के बीच में गुफ्तगू कर ले और एडीआर आप इनके साथ करें। नहीं सर, मैं एड की बात नहीं करी, मैं वही कह रही हूँ एचईसी काम नहीं कर रहा। यार देखो, नहीं, एक सेकेंड, इस सवाल का आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि इसके अगेंस्ट वो भाई ने मेरे से पूछा है, मैं उसको डॉज भी कर सकता था खुल के, इसलिए आप काफी डिटेल में मैंने जवाब दे दिया हुआ। बात यह है कि आ रहा है फ्लड तो सो वॉट यार, आपने नहीं कमाना। मैं आपको कह रहा हूं कि ऑलरेडी मैं कर रहा हूं। बार काउंसिल में काफी हद तक पिछली दफा से बेहतरी आई है इस नुक्ते के ऊपर कम अज कम। अब आप उसको बेहतरी समझें या खराबी समझें कि लड़कों के हकूक बीच में खत्म किए जा रहे हैं और ये हो रहा है दोस्त और बाकी, तो उनका कहना तो ये है कि हमारे साथ आप बीच में ज्यादती कर रहे हैं। अगर ज्यादती करें, कोर्ट उनको अलाउ करता तो 100 बिस्मिल्लाह। सर मैं सिर्फ उस एक स्पेसिफिक टॉपिक की बात नहीं कर रही, मैं वैसे आपको ये तो एक अभी हुआ ना, मैं वैसे बता रही हूँ टेंडर्स का मसला है वहाँ पर। मैडम मुझे सारे के सारे पता है, मेरे पास रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन मौजूद है। फर्स्ट डिवीजन अगर खरीदनी है तो ये ग्रेस इंस्टीट्यूट वाले यहाँ पे जिन पे हमने 3 पर्चे करवाए हैं, वो फर्स्ट डिवीजन भी मेरे पास रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन है। मेरे पास ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसके 2 लॉ कॉलेजेस बंद करवाए हैं उसने 5 खोल लिए हैं, उसका लाइसेंस हमने पिछले हफ्ते सस्पेंड किया है, वो फिर भी दंदनाता फेर रहा है। और वो 15 और बंदे वगैरह भी हैं। और ये करके आपको कह रहा हूँ फरवरी के शुमारे के अंदर, पीएलडी के अंदर, ये आप मेरा बीच में आर्टिकल पढ़ लीजिए। जाली लॉ डिग्रीज बेचना पाकिस्तान के अंदर कोकेन बेचने से ज्यादा बीच में प्रॉफिटेबल है। कोकेन के अंदर तो तुम फड़े जा सकते हो। आप ले ले यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन, पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। 100 सीटों के अगेंस्ट आप 400 बंदों से लाख 2-2, 3-3 लाख रुपए ले ले और 5 साल की डिग्री है, 15-20 करोड़ तो यहाँ भी मिल जाता है। और हमने उनको रोका है तो वो बीच में पकड़ के बड़े बड़े वकील हमारे खिलाफ पेश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में लगाओ। तो आपके सामने ये, बट यार कोई मेन नुक्ता बात करो ना अपने वकालत के बारे में कुछ सवाल। जी शान मलिक। जैसे आपने ये कोर्स स्टार्ट करवाया है यंग लॉयर्स के लिए, जो अभी एक इंसिडेंट हुआ है जैसे मैडम ने बताया, ये रेलेवेंट क्वेश्चन यहाँ पे होने नहीं चाहिए। ये हमारा जो कोर्स है आज का, बेसिकली जो आज फर्स्ट डे है, इसके अंदर कुछ इस तरह के पॉलिटिक्स वाले या इस तरह के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। होने चाहिए यार, देखिए आई डिसएग्री। उनका हक है, उनके जहन के अंदर अगर है तो मेरा काम है कि मैं यहाँ पे उसको जवाब दूं सारों के सामने। अदरवाइज सियासी करने के लिए तो मुझे क्या पड़ी हुई थी कि मैं बीजेडीयू वाली चीज का जवाब देता। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इससे आगे वाला ये था कि सर जैसे शाम को इनिशिएटिव लिया है तो बार को, पंजाब बार को और लाहौर बार को इसी इनिशिएटिव ये लेनी चाहिए कि जो ये भी थोड़ी देर पहले एक इंसिडेंट हुआ, इन लोगों को भी एडवोकेट किया जाए और इन लोगों के लिए शॉर्ट कोर्सेज लॉन्च किए जाए जो वीक में वो आएंगे मेरे कोर्स के अंदर। वो अगर आना चाहते तो यहाँ पे बैठ भी सकते थे। नहीं नो भाई, एक चीज, बार वोकेशनल कोर्स के अंदर ये एक चिंगारी है और लिटरली मेरा भी ख्याल से कि शुरू कैसे होगा। पिछले साल हमने 2028 बीच में बंदे बार वोकेशनल कोर्स एग्जीक्यूट हुए हैं। बात ये है, बार वोकेशनल कोर्स एक शोशा इस तरह ये शुरू किया है 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, 2022 तक किसी ने नहीं किया हुआ था। उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए आई हैव द ऑनर के मैंने बीच में उसके अंदर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए शुरू किया। करें कैसे? अगर मैं बैठ जाता ना, हमने पहले इब्तिदा के अंदर ये सारी चीजें वीडियोज में मौजूद हैं। पहले हमने बार वोकेशनल कोर्स किया, सिलेबस क्या केड़ा बैठ के बनाए, केड़ी किताब तैयार करे, किस तरीके से। और चीज एक ये समझे, मैं एक लेवल के ऊपर, आप इन सारे दोस्तों में मैं नहीं इंटरेस्टेड। आप कितने हैं यहाँ पे इस कमरे के अंदर? 50 हैं। पिछले साल 6300 लाइसेंसेस दिए गए हैं। मैं अगर सारा दिन भी बैठ के यहाँ पे अपना 365 दिन भी करता रहूं तो मेरे लाहौर से क्लियर नहीं होते। व्हाट वी हैव डन इज कि हमने पहले राउंड के अंदर एग्जीक्यूट करके सिलेबस बना लिया।
और वो बड़ा लंबा सिलेबस था। वो सिलेबस हमने हर बार एसोसिएशन को भेज दिया और छाप दिया कि भाई आप अब लोकल लेवल पे करवाएं। ये जो मैं कह रहा हूं ना, पंजाब में 144 बीच में बार एसोसिएशन हैं, जिसके अंदर से बार हमने सदर्स को और सेक्रेटरीज को धमकियां दी कि भाई आपका लाइसेंस हम सस्पेंड कर देंगे अगर आपने नहीं करवाया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो 33 के अंदर हुआ है, कईयों में हमारे से बेहतर हुआ है। वो करने के बाद अब मेरी बीच में कोशिश ये है पंजाब बार के अंदर और इसके अंदर भी हमने रिक्वेस्ट की हुई है, इनके जो आज स्लाइड्स वगैरह है ना, उनका हम किताबचा बनाएंगे। आप लड़कों के लिए सबसे ज्यादा मसला ये है कि आपको कोई बताता ही नहीं है, सिखाता ही नहीं है कि वकालत करनी कैसे। एक उर्दू का किताबचा होगा कि वकालत कैसे करते हैं। आप तो अभी भी, मैं वैसे पॉइंट आउट भी किया था, मजाल है एक बंदे ने भी नोट लिया हो या उसके सामने पैड हो, बेले हो तुसी सारे नहीं, ठीक है आप में से चंद ने किया वो, बट लिसन व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठ के जब कर रहा होता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं, हाई कोर्ट में या सिविल कोर्ट में बैठा होता हूं, तो मैं साथ नोट कर रहा होता हूं कि फलां जजमेंट ये है, ताकि ये चीजें मुझे दोहरानी ना पड़े। लिखो, डिसएग्री करते तो काटा मारो। अगर फिर कह रहा हूं यार, देखो ये तुम जो टॉलरेट कर रहे हो ना मुझे इतनी देर से बर्दाश्त गर्मी में, ये तुम्हारी फिजिकल ट्रेनिंग हो रही है। नहीं सर, देखिए एक चीज, तो तुसी की करोगे, मेरी नकल उतार के अपने मुकदमे दे विच अगर हाथ से लिखना नहीं शुरू किया तो क्या 12 सफे की प्लेट लिखी जाएगी? नोट लेने की एबिलिटी तुम्हारे ख्याल में, मैं जो 5 जुमले कहता हूं उसको आधे जुमले में लिमिट करके उसका नोट करना और अपने कोर्ट के अंदर बीच में जाके जज के सामने प्रेजेंट वगैरह करना और प्लेट में प्रिसाइज लिखना, कहानी डालने की जगह जो चीजें लवाजमात लिखना, वो तुम्हें अगर हाथ नहीं चलाओगे या जहन लिखने की एबिलिटी नहीं डेवलप कर रहे होगे, एक लेक्चर में जो बंदा बोल रहा है की कह रहा है उसके नोट नहीं करोगे, तो क्या मुकदमे में तुम लिखना शुरू कर दोगे? मैं अपने ईगो के लिए नहीं कह रहा कि नोट लें, मेरी तरफ से बाहर जाके फाड़ के फेंक दो, बट लिखने की एबिलिटी तो आएगी ना। मैं हर दफा ये कहता हूं, मोहम्मद अली बॉक्सर से किसी बंदे ने कहा कि जी भाई तू वर्ल्ड चैंपियन है बॉक्सर का, तो तू कितने डांड निकालता है? उसने कहा 10। 10, 200 तो मैं कर लेता हूं। उसने कहा 10 मैं जब लगाता हूं कि जब मेरे पास मुझे एहसास होता है कि मैं एक भी और नहीं कर सकता, मैं और की किसी की मदद से यह कोशिश करता हूं, अगली दफा मैं 100 की जगह 110 कर सकता हूं। यू बिल्ड योर स्टेमिना। इट इज ऑल अबाउट, अभी भी जो गुफ्तगू हो रही है ना, इट इज बिल्डिंग अबाउट, ये जो बार वोकेशनल कोर्स है, अगर आप अटेंडेंस नहीं करेंगे कभी आएंगे, इट इज योर स्टेमिना एक्सरसाइज। आप अपने मसल बना रहे हैं, आप सुनने का बर्दाश्त करने का, जज की तकरीर बर्दाश्त करने का और उससे नुक्ता अखज करने का आप कर रहे हैं। नोट्स बनाने की ये जरूरत है, आप बेशक ना करें, बट योर एबिलिटी टू राइट विल बी देयर एंड योर ब्रेन विल हैव द एबिलिटी कि जी वो जो कह रहा है उसको एक जुमले में क्या करें। वकालत ये भी अपने जहन में कर लें, आपके मुंह में वकालत सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दो नुक्ते बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके मुंह में से जज के सामने पहले 5 जुमले क्या निकलते हैं वही वकालत है और कुछ नहीं। इट इज द फर्स्ट 5 सेंटेंसेस, आपने क्या फोकस करके उसको नुक्ते पे कैसे लाए हो, अपनी कमजोरी से दूर कैसे लेके गए हो, अपने स्ट्रॉन्गेस्ट नुक्ते पे कैसे लेके आए हो, वो है। वो चीजें पहले 5 जुमले, मैं उसके बारे में सारा दिन सोचता रहता हूं। सुबह मेरा कोर्ट फीस का लगा हुआ केस, आज मैं सारी रात सोचता रहूंगा कि आबिद अजीज साहब के पास लगा तो उन्होंने मेरे से मेंटेनेबिलिटी भी पूछना है, उसका ये जवाब है, मैंने उसके जवाब में ये कहना है। मैं सिर्फ 5 नहीं 5 वर्जन उन 5 जुमलों के रखे होते हैं अपने जहन में। ए कहेगा तो मैं ए कहूंगा, ए कहूंगा तो ये करूंगा, क्योंकि मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं अपनी मेहनत के जरिए उसको ओवरकम करता हूं। एसएम जफर साहब के पढ़ाई के बगैर ही उनके अंदर हाजिर दिमाग इतनी थी कि वहां पे खड़े होकर ही कर लेते थे, सारी सुप्रीम कोर्ट वाले सुनते थे। आप इब्तिदा के अंदर हैं, आप किताबें दिखाएंगे, मुशक्कत दिखाएंगे तो जज आपको सुनेगा। आपकी बेसाखियां, आपकी किताब और आपकी तैयारी होगी, आपकी जजमेंट होगी। जज कहेगा मुंडा तो मैं कह रहे मैं तेरे कहते मैं कर लूंगा, तो आप कहेंगे नहीं सुप्रीम कोर्ट कहती है ये जजमेंट है, ये जजमेंट है, इसकी इस पेज के ऊपर लगा हुआ, मैं आपके लिए फोटोकॉपी करवा के लाया हूं, इसमें ये लिखा हुआ। सो दिस इज हाउ यू इंप्रूव, और आप जिसकी बेसिस के ऊपर ये सारी चीज करेंगे। सो फर्स्ट 5 सेंटेंसेस आउट ऑफ योर माउथ। और आखिरी चीज,
और सब वकालत के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बंदा कौन होता है? हाँ, और हाँ, मुंशी। हाँ, मुंशी भी वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बट वकालत के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बंदा जज होता है। आपकी गलती हमेशा ये होती है कि आप उस परस्पेक्टिव से सोचते हैं कि मैं ए चीज दसनी है, मेरी कहानी है कि मैं ए दसना है और उसके पास सुनने का टाइम है और वो आपको मुकम्मल तौर पे सुने। नो, अच्छा वकील वो है जो हमेशा सोचता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द जज कि मैं उसकी मदद क्या कर सकता हूं कि वो मेरे फेवर के अंदर 4 जुमले लिखे और दूसरे बंदे का खारिज करे। केड़ी जजमेंट मैं सुप्रीम कोर्ट दी उन्होंने बखावांगा, उसके अंदर से कहूंगा कि जी आप पाबंद हैं इसके तहत इसके, वो मेरे फेवर में करें। तैयारी इस तरीके से होती है। आपके एक्सरसाइज इन ईगो, आप बंदर नहीं है कि आपका क्लाइंट कह के पै जाओ जज नो, या आपको गुस्सा चढ़ा हुआ कि मेरी बात नहीं सुन रहा पै जाओ। आपने उस बंदे को ढालना है। एसएम जफर साहब और कई वकील साहबान नरमी के साथ, आजम नजीर तारड़ साहब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। वो जो भी डिसीजन आई है, कोई कंटेम्प्ट का नोटिस, माना कि लॉ मिनिस्टर है, लेकिन नरमी के साथ, तहम्मुल के साथ पूरी बात कह गए, कानूनी नुक्ते भी बनाए, अवाम को भी खुश किया, पार्टी वालों को भी किया। ये वकील का एबिलिटी होती है। क्लाइंट को भी करना है, लेकिन आपने उससे रिलीफ हासिल करनी है, उससे आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। सो जज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदा। बाकी आप तमाम दोस्तों ने मुझे इतनी देर बर्दाश्त किया, तो पहली स्टेप तो आपने क्रॉस कर ली। हाँ यार, अभी बाहर निकलूंगा तो मुझे पता चलेगा कौन से जज के पास ये लगा है केस। आई एम एक्सपेक्टिंग आबिद अजीज साहब के पास ये लगेगा। आबिद अजीज शेख साहब के पास है। कोर्ट फीस का जो इंक्रीज वगैरह एन मुमकिन ऑब्जेक्शन लगी और केस ही ना लगाओ, अब पूरे पंजाब में मेरी बेइज्जती हो रही हो कि जी तू जाके लेक्चर दे रहा थी, मुकदमा नहीं पास करवा सका। यार कहना आप छो पर आए यार, बीच में करके आप मेरे से आगे निकलो, निकलने की कोशिश करो, लेकिन देखी जाएगी, मैदान के अंदर लड़ाई होगी। या जीते रहो बच्चे, या सारे के सारे आपके लिए बेस्ट मेरी विशेष हैं कि आप प्रोफेशन के अंदर सक्सीड करें, बिकॉज ये आपकी ईमानदारी और आपके साथ ही मुझे सारे का सारा होप है। बिकॉज जो बाकी है जो यहाँ पे नहीं मौजूद, मुझे उनसे फ्रैंकली कोई होप नहीं है, बिकॉज वो जो लाजमी चीज उनके लिए है वो करने के लिए नहीं तैयार, जिसमें उनका फायदा है वो करने के लिए नहीं तैयार, जिसमें उनको सिखाया जा रहा है वो करने के लिए तैयार, तो उन्होंने आगे जाके काकी करना है। सो अच्छी बात है। आपके एक चीज मैं आपको बताऊं, देखो इनफॉर्मल तरीके से आपसे गुफ्तगू करने का मकसद ये था कि आपको मैं रीच कर सकूं। जज के सामने मैं जो बात करता हूं इस अंदाज में नहीं, ज्यादा फॉर्मल। मेरी एबिलिटी जो है, मैं अंग्रेजी में शायद आई माइट शिफ्ट टू इंग्लिश, और अगर मैंने वह करके बोलना है सिविल कोर्ट में मुख्तलिफ अंदाज, मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ, इस तरीके से सारा चलता है। आई मीन एक अचीवमेंट आप मुझे मेरी ये भी एनालाइज करो कि ये कमरा अभी भी भरा हुआ है, गर्मी के बावजूद भरा हुआ है, और अगर मैं वह करके अंग्रेजी बोल रहा होता ना और मैं आपको ये पढ़ना शुरू कर दिया होता और आपको एंगेज ना किया होता, जो चीज आपको जज के, तो यू गाइस वुड नॉट हैव एक्चुअली यहाँ पे बैठे भी ना होते, राइट। तो आपके सामने ये करना और ये दिखाना, इस चीज को एनालाइज करो कि मैंने क्या किया कि आप मुझे सुनते रहे। ये चीज नहीं कि जबरदस्ती अगली पे में करते तो उठ के नहीं जा सकते थे, पीछे जो बैठे हुए हैं वो उठ के जा सकते थे, कई दफा होता है। सो एनालाइज एवरी, नई बुखारी को टीवी पे बोलते हुए देखो, फलां बंदे की बोलने की स्किल्स ऐसे करो, अहमद कयूम के नोट्स चेक करो, मुकदमा कैसे तैयार करके आया, क्या बात कर रहा है, ये चीजें देखोगे तो इंशाल्लाह शायद हमारे से आगे निकले। कौन सा? वो तो अगर मुझे खासतौर पे मेरे पे चढ़ाई हो तो मलॉर्ड लेडीशिप, आयशा मलिक साहबा के सामने लेडीशिप इस तरीके से और भी मैं करते हैं। मैं फॉर एग्जांपल मेरी ये भी छेड़ है कि मैं उर्दू में बोलते हुए बीच में बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। अंग्रेजी में जब मैं पैनिक करता हूँ तो मैं एक्चुअली ये मलॉर्ड करना शुरू कर देता हूँ। जो पैनिक नहीं करता वो सीधा जवाब दे देता है। आपसे जो वकालत करते थे, हाँ। वो तो मेरा
वो होता है, आपकी आपकी एबिलिटी होती है करने के लिए, ये करने के लिए, बट कई होता है कि आपका जहन नहीं चल रहा होता तो आप उसको फिल इन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या आपकी बुरी आदत बन गई होती है। अभी मैं आपके सामने दरमियान में बीच में नहीं कर रहा, आई एम रिलैक्स राइट नाउ। प्रेशर आएगा तो आप बुरी आदत की तरफ चले जाते हैं। एक ही डोगर साहब शोर मचाते थे कि लॉर्डशिप नहीं कहना चाहिए। मेरे ख्याल में आपको वो सारी चीजें कहनी चाहिए जिसके ऊपर वो खुश होकर आपको आपकी रिलीफ दे, ना कि ए आडा ला दो कि मैं तनु नहीं कहूँगा मिस्टर सचिन सच वगैरह। उन्हें कहना है कि चलो ठीक है, बदतमीज है, नो स्टे ग्रांटेड, नोटिस फॉर सितंबर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आपकी आप दोस्तों की शफकत है ये। कुछ अनाउंसमेंट्स करनी है। एक तो आप सब 3-3 का ग्रुप बनाना चाहिए और 3-4 दिन बाद आपने फिर बता देना है कि कितने कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, कितने कितने ग्रुप हैं। हर ग्रुप में 3 पार्टिसिपेंट्स, ये लॉ मूव करिए ताकि हम टाइमली ग्रुप्स बना लें और प्रपोजिशन भी टाइमली आपको शेयर कर दें। और कल